मैं यानी कि रोशन शाह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एकदम धांसू तहलका मचाने वाली वीडियो, एकदम धमाकेदार वीडियो, जिसमें हम क्लास 12th हिस्ट्री के लिए करने वाले हैं टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जिसको करके आप सभी अपने मिड टर्म के एग्जाम में तहलका मचाने वाले हो, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में मचा के आए हो। जो बच्चे मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में जो मैंने आपको 35 क्वेश्चन दिए थे, उन्हीं में से क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन उन्हीं में से बने थे। और हिस्ट्री में भी ऐसा ही होगा। हिस्ट्री में मेरा जो तजुर्बा है वो और ज्यादा बेहतर है पॉलिटिकल साइंस से और कहीं ज्यादा बेहतर है। तो मैं तो भाई कह रहा हूं कि इसमें सारे क्वेश्चन इसी में से टपकने वाले हैं आपके एग्जाम में। बस अपनी दिमाग की बत्ती को खोल के रखना, क्योंकि मेरे दोस्त ये जो वीडियो होगा ना, लॉन्ग वीडियो होने वाला भाई, बहुत ही लेंथी वीडियो रहेगा। लगभग ये वीडियो बनने वाली है 1 घंटे 30 मिनट या फिर पूरे 2 घंटे की भी वीडियो हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री में आंसर कितने लेंथी होते हैं, है ना। जब आप 8 मार्क्स वाले सीबीएसई वाले, मैं आपकी बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल पे ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री में 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, लगभग 3 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा तो भाई, सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो अगर कोई आपका जो सेक्शन रहता है तो 8 मार्क्स वाले रहते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन करके आप पूरे 24 नंबर ले लेते हो। ये 24 नंबर पूरे आपके फिक्स करवाने हैं मेरे भाई। और साथ ही साथ आपको पता है कि जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं कितने नंबर में आता है, आपके 3 मार्क्स वाले होते हैं। और क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है भाई? 6 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 18 नंबर आपके इसके बनेंगे, है ना। 24 और 18 ये पूरे आपके जेब में डाल देना है, पूरे नंबर आपके फिक्स करवा देने हैं मिड टर्म के लिए। बोर्ड के लिए तो भाई देखो, बोर्ड के लिए तो तैयारी आपका ना एकदम जबरदस्त लेवल का करवाऊंगा। ये मिड टर्म के लिए है कि भाई चलो, मिड टर्म के वैसे मार्क्स जुड़ने नहीं, लेकिन फिर भी एक बढ़िया इंप्रेशन अपने क्लास में, अपने क्लास टीचर के सामने आप जमा के रखोगे तो जो 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं ना भाई, टीचर आपको दे देगा, ठीक है। तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को अभी से लेके, अभी देख रहे हो ना, लास्ट तक बने रहो। और एक बार में ही ऐसा समझाऊंगा कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो बस अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के रखना, है ना। चलो जी, क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को करना हम शुरू करते हैं। अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा मैं काम की बात करूंगा। तो देखो देखो देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीकों का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, है ना। हड़प्पा वासियों के निर्वाह का मतलब क्या होता है? निर्वाह का मतलब आप सभी को पता है, जीवन यापन करना। यानी कि हड़प्पा वासी किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, खाने पीने में किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, रहन सहन के बारे में भी आप इसमें बता सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी बुक में सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीजों के बारे में वर्णन किया गया है, तो एनसीईआरटी से पूरा आंसर बना हुआ है। तो भाई मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेंगे। हिस्ट्री की खासियत क्या है? हमारे पॉलिटिकल साइंस में ना सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ, परिणाम बताओ, शॉक थेरेपी के परिणाम बताओ, है ना, भारत रूस संबंध या भारत चाइना संबंध बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन हिस्ट्री में कोई भी सीधा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन को किसी न किसी तरीके से घुमाएंगे, है ना। अब देखो, हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके की हम बात कर रहे हैं, इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। कैसे पूछेंगे? इतिहासकारों ने हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके को किस प्रकार से एक नई दिशा प्रदान की, है ना। इतिहासकारों ने किस तरीके से हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके को एक नई दिशा प्रदान की। अब बच्चा जैसे ही क्वेश्चन सुनता है, अरे रोशन भैया ने तो कभी बताया ही नहीं, ट्यूशन टीचर ने भी कभी नहीं पढ़ाया, स्कूल टीचर तो भाई कुछ पढ़ाते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं, स्कूल टीचर तो हमें कुछ पढ़ाते ही नहीं, है ना। लेकिन देखो, निर्वाह जहां ही दिख जाएगा ना आपको, जहां भी निर्वाह दिख जाएगा, सीधा आप निर्वाह के तरीके लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। थोड़ा सा कुछ इतिहासकार होते हैं, जैसे कि जीव पुरातात्विद होते हैं, पूरा वंशपतिज्ञ होते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन निर्वाह के तरीके ही इसमें भी आपको बताना है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा वासियों के जीवन यापन के तरीकों का वर्णन कीजिए। ये तो भाई
बेहद ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है ना। तीनों ही क्वेश्चन का हमारा सेम आंसर होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को पूछने का क्या क्या तरीका होता है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, कर लोगे। चलो अब सीधा हम आंसर की बात करते हैं। तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन में अपने को क्या बताने का है। इस क्वेश्चन में अपने को बताने का है कि हड़प्पावासी अपना जीवन यापन किस तरीके से करते थे, है ना जी। आओ आंसर्स की हम बात कर लेते हैं। देखो भैया, देखो क्या लिखा है कि हड़प्पावासी अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से जो प्राप्त उत्पाद होता था उससे भोजन प्राप्त करते थे, उसका सेवन करते थे, और मछली इनका क्या था, मुख्य आहार था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के आसपास हुआ था, है ना, सिंधु घाटी के आसपास हुआ था, तो नदियों में आसानी से मछलियां मिल सकती थी। तो मछली और साथ ही साथ जो पेड़ पौधे हैं उससे भी भोजन प्राप्त करते थे। इसके अलावा आपको पता है खेती भी करते थे, है ना, खेती के बारे में भी लिख सकते हो। देखो आगे क्या लिखा है कि हड़प्पा स्थलों से कई हड़प्पा स्थलों से जले हुए अनाज के दाने और बीजों के साक्ष्य मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि वनस्पति पदार्थ भी उनके भोजन में सम्मिलित थे। कई जगह से हमें बीज, कई जगह से हमें अनाज के दाने मिले हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि अनाज का इस्तेमाल खाने पीने के लिए होता था, है ना। जो फल फ्रूट है उसका भी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा देखो हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में चना, गेहूं, जौ, सफेद तिल, दाल, ये सारी चीजें, ये सारे अनाज के दाने थे, है ना, जो हमें साक्ष्य के तौर पे मिले हैं कई हड़प्पा स्थलों से। तो इससे हमें पता लगता है कि इन सारी चीजों का सेवन करते थे। देखो बाजरे के दाने जो है गुजरात से मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। बाजरे के दाने कहां से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं। और चावल जो है वो बहुत ही कम मिला है। अब यह चावल कम मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारी लॉजिक हो सकता है कि चावल कम मिलने का मतलब है कि वहां पे तो चावल की खेती नहीं होती होगी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अगर आप मैप देखेंगे, है ना जी, हड़प्पा सभ्यता का अगर आप इधर से मैप देखेंगे तो आप इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा पाकिस्तान का भाग है, इधर गुजरात है, इधर राजस्थान है, ज्यादातर एरिया जो ऐसा था, खास करके राजस्थान के आसपास का एरिया, गुजरात के आसपास का एरिया, वहां पे वर्षा बहुत कम होती थी। तो वहां पे खेती करना, मतलब खास करके धान की खेती करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो एक लॉजिक ये हो सकता है कि धान की खेती कम होती होगी, है ना, इस वजह से चावल कम खाते होंगे और इसीलिए चावल के दाने के साथ से बहुत ही कम मिले हैं। ठीक है, देखो जानवरों की बात कर लेते हैं। तो जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते थे, है ना। जानवरों में कौन कौन से जानवर का नाम लिख सकते हो, देखो क्या लिखा है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, सुअर है ना, ये सब पालतू जानवर थे, मतलब पालते थे इनको। कुछ जानवरों को शिकार करके प्राप्त करते थे, जैसे कि सुअर, जंगली सुअर, है ना, घड़ियाल है, हिरन है, ये सब जंगली जानवर थे और इनका मांस भी हड़प्पावासी खाते थे। जो जीव पुरातात्विद होते हैं, जीव पुरातात्विद उन्हें कहते हैं जो जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, और एक होते हैं जीव वनस्पति पुरा वनस्पतिज्ञ, जो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पुराने समय के जो पेड़ पौधे हैं उससे जानकारी जुटाते हैं, तो उनको हम पुरा वनस्पतिज्ञ बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया है, हड़प्पा वासियों के अनाज के दानों के बारे में जानकारी दिया है, और जो जीव पुरातात्विद है उन्होंने हमें वहां के जानवरों के बारे में जानकारी दिया है। ठीक है जी, तो ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। 8 मार्क्स के लिए नहीं बनता है, 3 मार्क्स के लिए बनता है। तो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर तैयार करके जाए। ठीक है, इसमें आप हड़प्पा वासियों की कृषि प्रौद्योगिकी भी डाल सकते हो, क्योंकि खेती बहुत जरूरी होता है। खेती के बिना निर्वाह कैसे कर सकते थे भाई, खेती तो मूल आधार था जीवन का इनके, है ना। तो आप खेती के बारे में भी पॉइंट्स इसमें डाल सकते हो। 3 नंबर में आता है, इसलिए 4 पॉइंट मैंने दे दिया है, जो इनफ है। आप इतना लिख देते हो तो भी आपको पूरे 3 नंबर दे दिए जाएंगे। देखो आपको मैं ऐसे आंसर बता रहा हूं, जितना आप लिख के आओगे ना, अगर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो पूरे 3 आपको टीचर देगा ही देगा। 8 नंबर में आपको पता है कि भाई एक अलग तरीके का फॉर्मेट होता है, उसको हमें इसमें फॉलो करना होता है। अगर हम उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे तो 8 नंबर नहीं मिलते हैं। अभी कोई 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि 8 नंबर के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो को ध्यान से देखो, और लाइक नहीं किया, आपको पता है भाई मैं तो प्यार का भूखा हूं, है ना, मेरे को प्यार चाहिए, मैं प्यार मतलब और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और तुम सभी को पता है कि वो प्यार मुझको तुम कैसे दे सकते हो। ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग भाई इस वीडियो को प्यार दे, सपोर्ट करे, है ना। अब कैसे करना है आपको पता है। चलो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता ध्यान पूर्वक जल निकासी प्रणाली को माना जाता है, कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के लाइन को उठा के क्वेश्चन बनाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता जल निकासी प्रणाली को माना जाता है।
कथन को स्पष्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता शहरों का विकास माना जाता है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तब बच्चे क्या करते हैं, घोल मेल कर देते हैं, सेम सेम आंसर लिख के आ जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त आंसर अलग होगा। अभी जब आगे अगला क्वेश्चन आएगा वहां पे हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता शहरीकरण का विकास था। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, वो लॉन्ग में आता है, वो 8 नंबर में आता है। और ये जब सिर्फ जल निकासी प्रणाली की बात करेगा ना भाई, सिर्फ और सिर्फ जल निकासी प्रणाली की, तो ये 3 नंबर में ही आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूं, इसमें पूरी तरीके से हमें सिर्फ हड़प्पा वासियों की जल निकासी प्रणाली के बारे में वर्णन करना है कि भाई हड़प्पा वासी जो थे वो साफ सफाई को बहुत पसंद करते थे, है ना। सभी गलियों, गंदे पानी को गलियों और अपने नगरों से निकालने के लिए एक नियोजित जल निकासी प्रणाली को अपनाया था, जिसमें सभी गलियों और नालियों को किस पद्धति में बनवाते थे भाई, ग्रिड पद्धति में बनवाते थे, है ना। और सभी नालियां जो है और गलियां है वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, है ना, समकोण पे काटती हुई निकलती थी। समकोण पे इस तरीके से आप कह सकते हो कि इधर से एक गली है, एक नाली है, फिर एक इधर से गली जा रही है, एक इधर से नाली जा रही है, तो समकोण पे यानी कि 90 डिग्री के कोण पे काटते हुए निकलती थी ये, है ना। इसको हम ग्रिड पद्धति बोलते हैं। सारी गलियां और नालियां ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। और एक और खासियत क्या थी कि पहले क्या हुआ, गलियों का निर्माण हुआ, है ना। ठीक है, पहले गलियों के साथ नालियों को बनाया गया, उसके आसपास फिर भवन का निर्माण बाद में हुआ। ये नहीं कि पहले घर बना लिए, नालियों का था पता नहीं है। जैसे कि आजकल हमारे जहां पे आप लोग रहते हो ना भाई, बहुत सारे एरिया में आपने देखा होगा घर बने हुए हैं, नालियों का था पता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमारे बगल में ही एक जगह है, ठीक है, मुकुंदपुर एक जगह है, ठीक है। तो मुकुंदपुर में क्या है कि भाई मतलब लोगों ने घर बना लिया है, सब बस गए वहां पे जाके, लेकिन कुछ पता नहीं है नालियों का। अभी सीवर डलने लग रहा है वहां पे, तो लंबा लंबा जाम लग जाता है, सुबह सुबह लोग इतने परेशान हो जाते हैं, 1-1 घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अनियोजित विकास की वजह से। उस एरिया का जो विकास है वो अनियोजित ढंग से किया गया। अगर नियोजित ढंग से किया गया होता तो आज इतनी समस्याएं होती क्या, नहीं होती। लेकिन हमारे हड़प्पा वासी बहुत समझदार थे, उनको पता था कि अगर अनियोजित नगर को बसाएंगे बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होंगी। सिर्फ डॉक्टर पैदा कर लेने से, सिर्फ इंजीनियर पैदा कर लेने से काम नहीं चलेगा, है ना। अपने नगरों को, अपने जो आसपास के एरिया है उनको भी नियोजित ढंग से विकसित करना होगा, तब जाके कोई समाज जो है वो सही में वास्तव में विकसित माना जाएगा। तो ये सब हमें हड़प्पा वासियों से सीखना चाहिए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, आंसर हम पढ़ना एक बार मैं आंसर तेजी में पढ़ देता हूं। वैसे जो भी चीजें मैंने आपको बताया है वही सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखो, सड़कों और नालियों को एक ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया जाता था, जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था, फिर उसके आसपास घरों का निर्माण हुआ था। घर के गंदे पानी को गलियों के नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर का कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था। मतलब कि घरों का अगर गंदा पानी नाली से निकालना है तो कम से कम घर का एक हिस्सा नाली से सटा होगा, जब भी तो भाई कनेक्शन जुड़ पाएगा ना नाली से, घर के नाले का, मेन नाली से, समझ रहे हो। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मल कुंड में जाती थी, ठीक है, जहां ठोस पदार्थ जमा हो जाते थे और गंदा पानी जो था वो गलियों की नालियों में चले जाते थे। मतलब एक कुंड, हौज बोल दो, हौज टाइप का लोग बनवाते थे। तो सारा पानी वानी पहले यहाँ इकट्ठा होता था, इसमें ठोस पदार्थ वगैरह जो भी होते थे जमा हो जाते थे। उसके बाद जो सारा पानी था वो गली के नाली से बाहर निकल जाता था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और चूने के पत्थर से उसको ढका जाता था, जिससे सफाई करते समय आसानी से हटाया जा सकता था। जैसे कि आज भी आप शहरी क्षेत्र में देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे जो जहां पे सीवर डला हुआ है तो वहां पे सीवर को इस तरीके से बनाया कि भाई आसानी से सीवर का जो ढक्कन है उठाओ और अंदर नालियों की सफाई कर दो। तो इसी तरीके से उन्होंने भी अपने नालियों को हड़प्पा वासियों ने बना रखा था, है ना जी। आगे देखो, एक पॉइंट और है शायद, हाँ, नालियों का निर्माण पक्की हुई ईंटों से होता था, है ना। नालियों का निर्माण जो था वो पक्की ईंटों से किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे, ठीक है जी। आसान था बहुत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल भाई कमेंट में यस लिख देना, फायर वाली इमोजी के साथ। ज्यादा से ज्यादा कमेंट होना चाहिए, आग लगा दो पूरे कमेंट बॉक्स में, दिखा दो सबको कि हाँ वास्तव में इस चैनल पे एकदम A1 कंटेंट मिलता है बच्चों को, असली कंटेंट, रियल कंटेंट मिलता है। कोई ऐसे नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चंस वगैरह उठा के ले आए, टॉपिक्स उठा के ले आए और बच्चों को बेवकूफ बना दिया और फिर जब एग्जाम आया, एग्जाम दे के आए तो बच्चे निराश हो गए। ऐसा नहीं है ना, वास्तव में असली चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, असली क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बस भाई फायर वाली इमोजी के साथ
कमेंट भर देना भाई, कमेंट बॉक्स को पूरा भर देना आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे? हड़प्पा सभ्यता बोल दो या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी हम इसको बोलते हैं, आप सभी को पता है, ये एक नियोजित शहर था कैसे? ठीक है, देखो मेरे भाई एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा सिलेबस 12th क्लास हिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैंने करा रखा है। एनिमेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं, आपको एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगा। आप अगर मेरी डिजिटल बोर्ड सीरीज देखना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मैंने कराया हुआ है। एनिमेटेड वीडियो मैंने आज से लगभग 2 साल पहले ही बनाया था भाई, बहुत मेहनत किया मैंने एनिमेटेड वीडियो को बनाने में। एक वीडियो को बनाने अगर मैं 15-20 मिनट की वीडियो, एक एनिमेटेड वीडियो बनाने बैठूंगा ना, 2-2 3 दिन लगातार मेहनत करना पड़ेगा, 4 घंटे 5 घंटे दूंगा तब जाके एक एनिमेटेड वीडियो रेडी होगा। और वो एनिमेटेड वीडियो पे आप व्यूज भी देखे, जो मैंने हड़प्पा सभ्यता की जो पहली वीडियो डाली है उस पर लगभग 8 लाख व्यूज है। ठीक है, 1 मिलियन बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोग कर दोगे, 1 मिलियन भी पहुंचा दोगे उस वीडियो को। बहुत प्यार दिया है बच्चों ने, बहुत ही पॉजिटिव मतलब कमेंट्स है उसमें और मिलियंस तक पहुंचने वाला है, तो कहीं ना कहीं पावर तो है उस वीडियो में, कुछ अच्छा मैंने दे रखा है जब भी बच्चे देख रहे हैं। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं, उन वीडियोस को नहीं देखा है जरूर देखिए। साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड अभी मैंने इस साल ही लिया है, तो अभी मैं कहीं ना कहीं सीख रहा हूँ, है ना, डिजिटल बोर्ड से कैसे पढ़ाना है कहीं ना कहीं सीख रहा हूँ। स्टार्टिंग में लाइटिंग अच्छी नहीं थी, कैमरा भी अभी भी कैमरा वैसे कोई खास अच्छा नहीं है, फोन के कैमरे से ही मैं बना रहा हूँ, लगभग 15-16 हजार का ये फोन है, इसी से मैं बना रहा हूँ। पर बहुत जल्दी महंगा वाला एक बिल्कुल 4K वाला कैमरा लेने वाला हूँ, उससे एकदम फुल HD 4K क्वालिटी में, वैसे तो HD क्वालिटी में ही बनाएंगे हम लोग वीडियो, है ना, तो 4K क्वालिटी HD क्वालिटी जो भी होगा उसमें हम वीडियोस लेके आएंगे आगे। बहुत बेहतर चीजें हम बच्चों के लिए करने वाले हैं, स्टूडेंट्स के लिए करने वाले हैं, बस ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हो पाएगा। तो अगर आप लोग चैप्टर्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए सिर्फ आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करोगे, देखो यार फंस सकते हो। हाँ मैं ये मानता हूं कि मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दूंगा ना, तो 80-85 तक तुम लोग चले जाओगे, आसानी से चले जाओगे। ठीक है, 80-85 तक आसानी से चले जाओगे। लेकिन अगर आप सपना देखते हो 95 का, है ना, कुछ दोस्त ने आपकी बेइज्जती की, उससे बदला लेना चाहते हो, उसको दिखाना चाहते हो कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, है ना, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाए, सारी वीडियो को लाइन से देखें, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझे। पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करता, आप चीजों सीखेंगे जाके वहां पे, और जब सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आप बेहतर करेंगे बोर्ड में, आपके नंबर भी आ जाएंगे। 95 प्लस वालों की लाइन लगा दूंगा भाई इस बार 95 प्लस वालों की लाइन लगने वाली है। रोशन स्टार स्टडी पॉइंट से पढ़ने वाला जो भी स्टूडेंट हमारा रेगुलर स्टूडेंट है, हमारे चैनल से रेगुलर स्टडी कर रहा है, जुड़ा हुआ है, 95 उन सभी के आने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करते रहे, जुड़े रहे हमारे चैनल से, और जैसा मैं कहता हूं उन सारी चीजों को फॉलो करते रहे। ठीक है जी, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है देखो 8 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा? पूरे 8 नंबर में आता है भाई, 8 से कम में बात करेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि भैया 8 नंबर के क्वेश्चन को हम करते हैं, नंबर कट जाता है, किस तरीके से आंसर राइटिंग होना चाहिए? 8 नंबर में हम क्या ऐसा लिख दें कि हमारे को पूरे नंबर मिल जाए, हमारे एग्जामिनर एक नंबर भी ना काटे, हमारे जो टीचर है वो एक नंबर भी ना काटे। तो एक सही तरीका देखो, हिस्ट्री में मेरे खुद के 95 मार्क्स थे। ठीक है, जब मिड टर्म का एग्जाम दिया था ना, मिड टर्म में मेरे भाई 80 में से 70 थे। प्री बोर्ड जब मैंने दिया था 80 में से मेरे 72 मार्क्स थे। ठीक है, जब मैंने बोर्ड दिया तो 80 में से मेरे 75 नंबर आए, और 20 नंबर प्रैक्टिकल के, 95 मेरे खुद के बने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सही तरीका आपको बता सकता हूं कि हिस्ट्री में 8 नंबर का क्वेश्चन मैं किस तरीके से करता था, किस तरीके से मैंने किया कि मेरे को पूरे लगभग मेरे पूरे नंबर ही मिले होंगे, जहां तक मेरे को पता है, क्योंकि मेरे मैप में नंबर कट गए थे। 3 नंबर तो मेरा मैप ही गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर में मैं 1 नंबर भी आपको नहीं कटने दूंगा। सही तरीका ये होता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने आपको बता रखा है कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसी तरीके से हमारे को हिस्ट्री में क्या करना है। जब हम कोई भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे ना, तो बच्चों हमें सबसे पहले एक भूमिका लिखने का है। क्या लिखना है? भूमिका। भूमिका को हम प्रस्तावना भी बोल देते हैं, है ना। जब हम कोई निबंध लिखते थे पहले, तो हमें टीचर्स बोलते नहीं थे कि भैया हमें एक निबंध में एक प्रस्तावना बढ़िया सा देना चाहिए। तो वही भूमिका या प्रस्तावना एक ही बात होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन आप देते हैं, इससे पता लगता है कि आप वास्तव में आंसर में क्या देने जा रहे हैं। 8 नंबर का है, 8 नंबर के क्वेश्चन को हमें लगभग 300 से 350 वर्ड्स में लिखने होते हैं, है ना। ऐसे ही नंबर थोड़े नहीं मिल जाते 8 में से 8, कुछ तो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी ना दोस्त, तभी जाके नंबर मिलेगा। सिर्फ आप डायरेक्ट जाके पॉइंट्स लिख दोगे तो कहीं ना कहीं टीचर जो है 1-2 नंबर काट लेगा।
8 की जगह 6 दे देगा, 5 दे देगा, या ज्यादा से ज्यादा 7 दे देगा, 8 पूरे नहीं देगा। लेकिन आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन डाल दिए हो जिसमें आपने बता दिया है कि आप आखिर क्वेश्चन में क्या समझाने जा रहे हो, आप क्वेश्चन में क्या आंसर देने जा रहे हो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आप बताने क्या चाह रहे हो, वो आपको भूमिका में लिख देना है। फिर हमारा मेन आंसर शुरू होता है। मेन आंसर कोशिश करो कि अगर आप छोटे शॉर्ट हेडिंग में बना के लिखते हो तो उन हेडिंग को एक्सप्लेन भी करो, जैसे कि नीचे आपको दिखेगा। इसी आंसर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर रखा है। ऐसे एक्सप्लेन किया है कि भाई मजा आ जाएगा आंसर लिखने में, उस तरीके से आंसर राइटिंग करने में, है ना। तो जब आप भूमिका लिख लोगे उसके बाद जब आंसर लिखना शुरू करते हो तो या तो अगर सीधा डायरेक्ट पॉइंट्स लिख रहे हो तो काफी सारे पॉइंट लिखो, 10 12 15 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। अगर शॉर्ट पॉइंट लिख रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट लिख रहे हो, जैसे हेडिंग टाइप होता है, तो उन हेडिंग को एक्सप्लेन भी करो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, ठीक है। मेन की पॉइंट्स को निकाल दो, उसको हेडिंग बना दो और उसको एक्सप्लेन कर दो, जैसा कि अभी आगे आंसर में दिखाने वाला हूं। जब पूरा आंसर हो जाएगा तो लास्ट में आप क्या देंगे जी, लास्ट में आप लोगों को क्या देना होगा, एक निष्कर्ष देना होगा, है ना। अच्छा, ये निष्कर्ष क्या होता है, कई बार मैं बच्चों को बता चुका हूं। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन देते हैं हम, कि आखिर इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपने क्या सीखा, क्या समझा, वही एक निचोड़ होता है, क्वेश्चन का एक निचोड़, है ना। तो उसी को हम निष्कर्ष बोलते हैं। निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी होता है। सब कुछ मैं बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप क्या दे सकते हो, 8 नंबर का है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में है कि हड़प्पा सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे, या फिर इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका हो सकता है कि मोहनजोदड़ो की वास्तुकला किस प्रकार नियोजन की ओर संकेत करते हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है उसकी जो वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण करने की जो कला है वो किस तरीके से इस बात को दर्शाता है कि वो पूरा नियोजित था, है ना, नियोजित नगर था। अथवा में देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित शहरों का विकास था। कथन की पुष्टि कीजिए भाई, नियोजित शहरों। अब उस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता उसकी जल निकासी प्रणाली थी, तो सिर्फ हमें जल निकासी प्रणाली के बारे में बताना था। लेकिन यहां पे पूछ लिया कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित शहरों का विकास था, तो पूरे शहरीकरण के विकास के बारे में हमें समझाना है। तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, 8 नंबर में आएगा, है ना। जब आप भूमिका लिखने जाओगे, इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखने जाओगे तो आप बताओगे कि इस दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता है, जिसका विकास जो है वो आधुनिक भारत और पाकिस्तान के कुछ एरिया में हुआ। इसकी जो खोज है वो सबसे पहले जो हमारे दयाराम साहनी थे उन्होंने 1921 में किया था, है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप दे दोगे। और पूरी दुनिया के सामने इस सभ्यता की जो घोषणा है वो 2024 में जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ये जो सभ्यता था वो अपने नगर नियोजन के कारण पूरी दुनिया में फेमस था, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था और है अभी भी, है ना। और ये एक नियोजित शहर था जिसको हम निम्नलिखित कथन के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता एक नियोजित सभ्यता थी। इस तरीके से एक भूमिका लिखा। अब मेन आंसर देखो, यहां से शुरू होता है हमारा मेन आंसर। देखो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, देखो पहला हेडिंग हमने क्या बनाया है, बस्तियों का विभाजन, है ना जी। सबसे पहला हेडिंग मैंने क्या निकाला, बस्तियों का विभाजन। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों का विभाजन 2 भागों में किया गया था मेरे दोस्त, है ना। पहला था दुर्ग जो कि बहुत ही छोटा होता था। दुर्ग जो होता था वो बहुत छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे बनाया जाता था, ज्यादा यहाँ पे राजा महाराजा अमीर लोग रहते थे, ठीक है। ये दुर्ग हो गया। आगे देखो क्या लिखा है, आगे देखो क्या लिखा है कि इसको दीवार से घेरा गया था ताकि बस्तियों से अलग किया जा सके। इसको दीवार से घेरा गया था ताकि दुर्ग जो है वो दूसरी बस्ती आम बस्तियों से अलग हो सके। इसकी ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बना था, ठीक है जी। ये ऊंचाई पे इसलिए था क्योंकि इसकी संरचना किस पे बनाई गई थी, कच्ची ईंटों पे बनाई गई थी। निचले शहर की बात करूं, अब निचले शहर से समझ में आता है कि जो नीचे बना होगा, नीचे की तरफ, है ना। लेकिन ये छोटा नहीं था, निचला शहर छोटा नहीं था, ये बहुत विशाल का, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ था। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को छोटा भीम का एग्जाम्पल दिया, है ना। जो हमारा छोटा भीम है, कितने ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि जिनका बचपन निकल गया छोटा भीम देखते देखते, है ना। वो जब गाना बजता था ना, वो छोटा भीम जब स्टार्ट होता था तो भाई हम लोग भी दोहराते थे उस गाने के साथ कि भीम 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 छोटा भीम यारों का है यार, सबका मददगार, सबको बांटे ये प्यार, भीम 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 छोटा भीम, है ना। ऐसे ही था ना, इसी तरीके से था लड्डू कासो की भीम भीम, ऐसे, है ना। क्या मतलब वो दिन थे
आज भी मतलब याद आते हैं, जब स्कूल से आया और बैग वैग जहां मर्जी वहां फेंक दिया और सीधा लग गया भाई, टीवी ऑन किया और हमारे भीम भाई साहब आते थे, मंगल सिंह को ये घुमाया, फेंका ऐसे करके लड्डू खाया। वो हमारी थी ना वो टुनटुन मौसी, है ना, टुनटुन मौसी बनाती थी एकदम पावरफुल लड्डू। जैसे आपको पता है पहले पिटता था वो, लेकिन जैसे लड्डू खाता था उसके बाद तो डाकू मंगल सिंह को तो छोटा भीम में आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपका टॉपिक से एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि छोटा भीम में आपने देखा होगा कि जहां राजा इंद्रवर्मा रहता था, है ना, जहां राजा इंद्रवर्मा का महल था, जहां राजा इंद्रवर्मा का महल था, वो आपने लोगों ने देखा होगा कि ये ऊंचाई पे बना हुआ था, है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम दुर्ग कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा जहां हमारे छोटा भीम भाई साहब, भोलू भोलू, कालिया, कीचक, जग्गू, है ना, राजू राजू राजू, 2 बाल थे उसके, 2 बाल थे ऐसे, है ना, 2 बाल थे, बिल्कुल भाई, बड़ा मस्त लगता था राजू हमारा भाई। ये देखो ये बन गया राजू हमारा, ठीक है जी, राजू तो हमारे, अरे एलियन लग रहा है तो राजू तो कतई नहीं लग रहा, वो कच्छा पहनता ना भाई, कैसे बनाओ, बनेगा ही नहीं, चलो छोड़ो। तो तो मतलब जहां पे हमारे ये सब भाई लोग रहते थे, नीचे वाले एरिया में रहते थे, वो दूर तक फैला हुआ था, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो दुर्ग है वो ऊंचाई पे बनाया गया लेकिन छोटा है, निचला जो है वो नीचे बनाया गया, नीचे की तरफ, लेकिन बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो ये पॉइंट हो गया आपका पहला। चलो जी आगे आ जाओ, अगला क्या है हमारा, चबूतरों का निर्माण। देखो हड़प्पावासी क्या करवाते थे, घरों को बनाने से पहले चबूतरों का निर्माण करवाते थे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर बनेगा तो पहले ऊंची दीवार बनाई जाएगी, उसको फिर मिट्टी से भर देंगे, फिर उसको ऊपर भवन का निर्माण होगा, है ना, इसके ऊपर क्या होगा, भवन का निर्माण होगा। तो ये चबूतरा जो है, ये चबूतरा कहीं ना कहीं नींव का कार्य करते हैं, ये घर को मजबूती प्रदान किया करते थे। तो घर को मजबूत बनाने के लिए क्या करते थे, पहले चबूतरा बनवाते थे, फिर उसके ऊपर भवन का निर्माण होता था, समझ गए। चलिए जी अगले पॉइंट की तरफ चलो, समान आकार के ईंटों का प्रयोग। अब आज भी आप देखो कि हम जो घर बनवाते हैं तो उसमें एक समान आकार के ईंटों का प्रयोग करते हैं, है ना। हड़प्पावासी भी एक समान आकार के ईंटों का इस्तेमाल किया था घरों को बनवाते समय, और ईंटें 2 तरीके से बनाई जाती थी, धूप में सुखाकर और भट्टी में पकाकर, लेकिन ये समान अनुपात की होती थी, एक बराबर आकार की होती थी, लंबाई ऊंचाई की 4 गुनी और चौड़ाई लंबाई की 2 गुनी होती थी। ये इसका साइज था हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का, ठीक है। तो ईंटों एक समान आकार की हुआ करती थी। आगे देखो नालियों का निर्माण, सारे पॉइंट्स आपको ऊपर ही मैंने बता दिया है कि ग्रिड पद्धति में बनवाते थे, पहले गलियों के साथ नालियों का निर्माण होता था, फिर आसपास घर बनवाते थे। ये पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था, है ना। तो ये चौथा पॉइंट हमारा ये रहेगा। आगे देखो आवासीय भवन या फिर गृह स्थापत्य, यहाँ पे आवासीय भवन की बात हो रही है या फिर इसको हम गृह स्थापत्य बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, गृह स्थापत्य या फिर आवासीय भवन का मतलब है जहां पे हड़प्पावासी रहते थे, जहां हड़प्पावासी निवास करते थे। तो इनको कैसे बनवाते थे, देखो जो निचला शहर था वो आवासीय भवन के उदाहरण हमें देते हैं, मतलब निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। आवासीय भवन के बीच में होता था आंगन। आवासीय भवन की खासियत क्या थी कि इसके बीच में क्या होता था, आंगन होता था, और आंगन के चारों तरफ बने होते थे कमरे, ठीक है। आंगन के चारों तरफ क्या होता था, कमरे। जैसे कि आज भी हमारे गांव में मेरा घर और मेरे चाचा जी का घर एक साथ है, तो इधर भी हमारे कमरे हैं, इधर भी कमरे हैं, बीच में हमारा आंगन है, और आंगन में कभी कभी भाई खाना वगैरह बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हड़प्पावासी भी सेम चीज करते थे, आंगन का प्रयोग खाना बनाने के लिए और सूत काटने के लिए, सूत की कताई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था, विशेषकर गर्मियों के मौसम में, ठीक है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना खुद का स्नानागार था, हर घर का, और छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी, सीढ़ियों के माध्यम से आप छत पे भी जा सकते थे। तो ये उनके आवासीय भवन के बारे में पॉइंट हो गया। आगे देखो कुओं का निर्माण, हड़प्पावासियों ने कुएं भी बना रखे थे। मोहनजोदड़ो से कितने कुएं मिले हैं भाई, कितने कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो से, 700 कुओं की संख्या प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो नियोजित और विशाल का जो शहर था हड़प्पा सभ्यता का, वो मोहनजोदड़ो ही था। मोहनजोदारो बोल दो या मोहनजोदड़ो बोल दो, ठीक है जी। तो जो कुएं जो बनाए जाते थे, जो कुएं बनाए जाते थे वो ऐसे स्थान पे बनाए जाते थे जहां पे राहगीर जो है, राहगीर यानी कि राह में चलने वाला जो व्यक्ति है वो आसानी से कुएं तक पहुंच सके और इससे पानी पी सके, अपनी प्यास को बुझा सके, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं। अगला क्या है बच्चों, अगला देखो, अगला है एकांतता को महत्व, है ना। हड़प्पावासी भैया एकांतता को बड़ा महत्व देते थे भाई,
एकांतता मतलब होता है कि घर की जो बातें हैं घर में रहे, मियाँ बीवी के बीच में जो मतलब लड़ाई हो रही है यार, तुम क्या समझ रहे हो, लड़ाई जो मियाँ बीवी के बीच में कोई लड़ाई हो गई है ना, वो तो रोज ही भाई घर में होते रहते थे, तो ये बाहर किसी को पता ना चले, है ना, मतलब घर की बातें घर में रहे। तो इसके लिए क्या करते थे, घरों को ऐसे बनवाते थे कि जो जमीन से सटी हुई जो दीवारें होती थी ना, उसमें खिड़कियां तो बनवाते ही नहीं थी मतलब, ताकि कोई जाके झांक के देख ना सके हमारे घर में, है ना, इसलिए ऐसा करते थे। इसके अलावा मुख्य द्वार से सीधे आंतरिक भाग अथवा आंगन का अवलोकन नहीं हो सकता था। जो मुख्य द्वार होता था, घर का जो मेन गेट होता था, मेन गेट से डायरेक्ट कोई भी घर के आंतरिक भागों को या आंगन को नहीं देख सकता था, ऐसे मेन गेट को बनवाते थे। ठीक है, आगे देखो, विशाल स्नानागार। देखो हड़प्पा सभ्यता में मतलब हड़प्पा वासियों ने एक विशाल का स्नानागार बना रखा था, जिसको हम सार्वजनिक स्नानागार बोलते हैं। इसका इस्तेमाल ना सभी कर सकते थे। जो दुर्ग वाला एरिया था, दुर्ग वाले एरिया से हमें ये विशाल का स्नानागार मिला है, और ये एक आयताकार जलाशय था। इसका आकार कैसा था, आयताकार। ठीक है, ये आयताकार जलाशय था, है ना, कुछ इस तरीके से आप समझ लो। इसके नीचे वाले हिस्से पे लगाए गए थे जिप्सम के गारे। ठीक है, जिप्सम के गारे का लेप लगाया गया था, और फिर इसको पानी से भर दिया गया था, है ना, जिससे क्या था कि पानी का रिसाव जो था वो नहीं होता था, पानी यहीं पे रुका रहता था, एक जगह पे टिका रहता था आसानी से। और ऐसा माना जाता है कि जो अनुष्ठानिक कार्य होते हैं, है ना, अनुष्ठानिक, ठीक है, अनुष्ठानिक कार्य यानी कि जो पूजा पाठ होता था, तो उसको संपन्न करते वक्त इसमें आके लोग नहाते वगैरह थे, डुबकी लगाते थे, और फिर पूजा संपन्न हो जाता था। ठीक है, तो इसके लिए इस विशाल का स्नानागार का इस्तेमाल होता था। ये टोटल हो गए आपके 8 पॉइंट्स। ठीक है जी, ये 8 पॉइंट आपको बताना था। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था कैसे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर हाल में करके जाना, अच्छे से करके जाना। एक निष्कर्ष दे देता हूं भाई इस क्वेश्चन का। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं इसमें हम, निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था वो पूरा का पूरा नियोजित शहर था। हड़प्पा सभ्यता के सारे केंद्र जो थे वो नियोजित केंद्र थे, और आज भी बहुत सारे एरिया, आधुनिक समय में भी हमें बहुत सारे ऐसे एरिया नहीं देखने को मिलते जो कि नियोजित ढंग से बसाए गए हो। तो ये पूरे विश्व इतिहास में कहीं ना कहीं इन्होंने नगर नियोजन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित किया, और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल पेश किया इन्होंने। ये निष्कर्ष लिख सकते हो यार, क्या मस्त निष्कर्ष बनाया भाई। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक तो बनता है, वीडियो को एक लाइक ठोक दो फटाफट। ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो यूट्यूब अपने आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक इस वीडियो को पहुंचाने वाली है। और इस वीडियो पे जैसे पॉलिटिकल साइंस की वीडियो मैंने अभी डाला था, तो आपको पता होगा 20,000 व्यूज आए, है ना, 20,000 व्यूज आए थे भाई। ठीक है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है जी, 20,000 व्यूज आए पॉलिटिकल साइंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने बनाई। अब इसको भाई कम से कम 30,000 तक पहुंचा देना आप लोग, कम से कम 25-30,000 तो दिखना चाहिए। 25-30,000 स्टूडेंट को कम से कम इस वीडियो से हेल्प मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम आप लोग करेंगे, आप लोग फैलाएंगे वीडियो को। देखो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए कौन सी 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि इतिहासकार ये पता लगा सकते हैं कि पुराने समय में कौन अमीर था और कौन गरीब था, कौन अंबानी जैसे लोग थे और कौन मेरे जैसे गरीब थे, कैसे पता लगाते हैं इतिहासकार। तो इसके लिए बाबू मेरे 2 तरीके होते हैं। ठीक है, इतिहासकार 2 तरीकों से पता लगा सकते हैं कि कौन अमीर था और कौन गरीब था। सबसे पहली विधि को हम बोलते हैं शवाधानों का अध्ययन। शवाधान यानी कि यहां पे हम कब्र का अध्ययन करेंगे, है ना जी। किसका अध्ययन होगा, कब्र का अध्ययन होगा। अब भैया देखो बुक में, एनसीईआरटी बुक में कई जगह लिख रखा है कि हड़प्पावासी अपने मृतकों के साथ जो वस्तुएं हैं उसको दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का सबसे आखिर पेज, क्वेश्चन आंसर के बाद आखिर पेज देखेंगे तो वहां पे एक कब्र दिखा रखा है ना, और उसमें बहुत सारी वस्तुओं को भी दिखा रखा है। तो मान लो कि शवाधान जो है कब्र है, कोई कब्र है, और उस कब्र से मेरे को बहुत ही कीमती, हड़प्पा सभ्यता के समय काल का कोई कब्र है, क्योंकि वो भी दफनाते थे लोगों को, तो उस समय का कोई कब्र है जिसमें से मेरे को बहुत ही कीमती वस्तुएं मिली, है ना, आभूषण मिले, सोने चांदी की सामान मिले। और एक कब्र है जिसमें से कुछ नहीं मिला,
मतलब वही मिट्टी विट्टी के सस्ते किस्म के बर्तन मिल गए। तो इससे क्या पता लगेगा कि जिस व्यक्ति के कब्र से ज्यादा कीमती वस्तुएं मिली है वो अमीर रहा होगा, सिंपल सी बात। और जिस कब्र से हमें निम्न किस्म की वस्तुएं, घटिया किस्म की वस्तुएं, सस्ती किस्म की वस्तुएं मिली होगी वो गरीब रहा होगा बेचारा, है ना। पटीचरों जैसी उसकी हालत रही होगी, तो क्या कब्र में, जब जिंदगी में है कुछ उसके था नहीं प्रयोग करने के लिए, तो मरने के बाद कौन उसको कब्र में जाके दफन कर देगा भाई, नहीं होगा ना ऐसा। तो ये समाधानों के अध्ययन में यही बातें बता रखी है। यही देखो, इसका ना फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में, और भी बहुत सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो रोशन शाह स्टडी पॉइंट सर्च करना और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको चैनल पे भी दिख जाएगा, वहां से भी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो दूसरा तरीका क्या होता है, पहला तो समाधानों का अध्ययन हो गया, दूसरा तरीका होता है विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब इसमें क्या होगा, देखो इस तरीके में, इस विधि में क्या होता है कि इतिहासकार वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है, देखो विलासिता की वस्तुएं हम उन वस्तुओं को बोलते हैं जो कि बहुत ही मतलब महंगी किस्म की होती है। तो इस तरीके में विलासिता की वस्तुओं की खोज में क्या होता है, इतिहासकार वस्तुओं को दो वर्गों में बांट देते हैं। एक उपयोगी वस्तुएं। अब उपयोगी वस्तुएं हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिसको बनाना बहुत आसान है, जो सस्ती है, आसानी से मिल जाएगी। जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, है ना, पत्थर के चकिया हो गए, सुई है, मृत भांड वगैरह है, ये सब उपयोगी वस्तुएं है, आसानी से मिलने वाली है, आसानी से मिल जाएगी कहीं भी। लेकिन विलासिता की वस्तुएं आसानी से नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। ये विलासिता की जो वस्तुएं है ना, आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है। विलासिता की वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनको बनाना बहुत ही मुश्किल हो, जो आसानी से ना मिले। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में एक पात्र था, फ्योंस का पात्र। फ्योंस का पात्र एक तरीके का मिट्टी का ही कहीं ना कहीं बर्तन हुआ करता था, ठीक है जी, मिट्टी का ये बर्तन होता था, लेकिन इसको अलग ही मिट्टी से बनाया जाता था, पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनाते थे, बहुत ही महंगा माना जाता था इसको, ठीक है। तो ये जो फ्योंस का जो पात्र था, जिसको बहुत ही मतलब, देखो लिखा भी है, चिपचिपा पदार्थ और रंग के मिश्रण से बना होता था, है ना, चिपचिपा पदार्थ और रंग के मिश्रण से बना था ये फ्योंस का पात्र। तो इसको बहुत ही महंगा माना जाता था और बहुत ही कम मिला है। तो इससे पता लगा लिया कि ये विलासिता की वस्तुएं थी, वस्तु की श्रेणी में आता है। तो जिन स्थानों से विलासिता की वस्तुएं, महंगी किस्म की वस्तुएं मिली होगी, वो एरिया के लोग अमीर रहे होंगे, और जिन स्थानों से उपयोगी वस्तुएं, सुई, मिट्टी के बर्तन और नॉर्मल किस्म की वस्तुएं मिली होगी, वहां के लोग मेरी तरह गरीब रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकते हो। मेरे को पता है अपने भाषा में भी आंसर लिखोगे तुम्हें नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब मेरे को लगता है कि ये तो और ही आसान क्वेश्चन है, और भी ज्यादा आसान। ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे को पता है कि मेरा मतलब कोई भी बच्चा इसमें नंबर नहीं गवा के आएगा, पूरे नंबर लेके आएगा, है ना जी। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताओ। भैया हड़प्पाई लिपि की क्या खासियत होती थी। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेंगे कि हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, कथन के संदर्भ में हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताइए। तो भैया हड़प्पाई लिपि की खासियत क्या थी, कि एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है। दोनों में सेम ही आंसर लिखना है, क्वेश्चन इस ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, दोनों में हड़प्पाई लिपि की विशेषता ही आपको बता के आनी है ना। तो हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि है, पहली विशेषता, क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसका अर्थ नहीं निकाला जा सका है, कोई नहीं पढ़ पाया। बच्चे, मैंने कमेंट में मांगा था कि भाई अर्थ निकालो, ये हड़प्पाई लिपि है, अर्थ निकालो, इतिहास के पन्नों पे नाम लिखवा दूंगा। बच्चे कुछ 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 लिखते रहते हैं, आज भी कमेंट आता है भैया ये है मतलब इस लिपि का, ठीक है। देखो अगला है चित्रमय लिपि। हड़प्पाई लिपि एक चित्रमय लिपि थी, हर चीज को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था, वर्णमय लिपि नहीं थी। चिन्हों की संख्या कितनी थी, 375 से लेकर 400 थी, और दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि जो है वो बाएं तरफ से शुरू होता है, दाएं ओर खत्म हो जाता है, इधर खत्म होता है। लेकिन हड़प्पाई लिपि बिल्कुल उर्दू भाषा की तरह इधर से शुरू होता था, दाएं तरफ से शुरू होता है और बाएं तरफ से खत्म होता है ना, दाएं से बाएं ओर ये लिखी जाती थी। तो ये इसकी खासियत थी, ठीक है। हड़प्पाई लिपि की विशेषता समझ गए सभी। चलो आगे आ जाओ, अब हम समझते हैं और आसान क्वेश्चन, और भी आसान। हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल। 3 में आएगा, 3 नंबर में आएगा, ठीक है। अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईसा पूर्व के बाद आए किन्हीं 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए, परिवर्तन कैसे आ सके। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है। क्वेश्चन में हमें हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में ही बताना है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर आप बदल देना। यहाँ पे 1900 ईसा पूर्व में जो कुछ बदलाव हुए थे, 2 बदलाव लिख देना आप, ठीक है। 2 बदलाव कौन से हुए थे तो वो आप बता दो, और ये बदलाव क्यों हुए। तो हड़प्पा सभ्यता के जो कारण वाले पॉइंट लिखोगे ना, जैसे जलवायु परिवर्तन,
वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, वही पॉइंट आप इन बदलाव के कारणों में आप लिख सकते हो, ये परिवर्तन क्यों आए उसमें लिख सकते हो, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं कहूंगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं सेम तरीके से लिख देना। देखो 1900 ईसा पूर्व आते आते तक हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, क्योंकि वहां की जो भौतिक संस्कृति थी, भौतिक संस्कृति में भयंकर बदलाव हुआ। जैसे कि जो विशिष्ट पुरा वस्तुएं थी वो खत्म होने लगी, बाट निर्माण करने की कला खत्म हो गई, मनके बनाने की कला खत्म हो गई, मुहरे बनाने की कला खत्म हो गई। भाई बाट नहीं बनेगा, सामान को तौल नहीं पाओगे, व्यापार कैसे करोगे, है ना जी। मनके नहीं बनेंगे, जो खूबसूरत महिलाएं हैं बिना मनके के मर जाएंगी, क्योंकि मनके चाहिए गर्दन, भाई गले का शोभा नहीं मतलब दिखेगा, ठीक है जी। खूबसूरती उनकी खत्म हो जाएगी, तो मनके चाहिए महिलाओं को, उसके बिना नहीं रह सकती हो। मुहरे बनाने की कला समाप्त हो गई, मुहरे यानी कि स्टैम्प, उसके बिना व्यापार नहीं होगा, सब हेरा फेरी हो जाएगी, सामान का सही से आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें खत्म होने लग गई थी, शिल्प विशेषज्ञता भी खत्म होने लग गई थी, जो भवन निर्माण करने की जो कला थी इसका भी ह्रास होने लगा था, ये भी खत्म होने लगा था। ये परिवर्तन कैसे आ सके, तो भाई ये परिवर्तन जो सूखा पड़ना है, बाढ़ आ जाना, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, भूमि का बहुत ज्यादा उपयोग, है ना, या फिर बाहरी आक्रमण बोल सकते हो, बाहरी आक्रमण हुआ, तो ये सारे परिवर्तन इसकी वजह से आए थे। मतलब देखो सिंपल क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताओ, तो यही छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी, नदियों का रुख बदल लेना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसको घुमा रखा था, तो मैं चाहता हूं कि आप कैसे भी क्वेश्चन आए तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। उम्मीद करता हूं अभी तक जो 6 क्वेश्चन मैंने बताए हैं बिल्कुल बवाल तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले मैं पानी पीऊंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, तो बस 1 मिनट और आगे के क्वेश्चंस को हम फिर से शुरू करेंगे। वीडियो भाई बहुत लंबी होने वाली है दोस्त। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है। जो हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने का है, ठीक है। देखो इस समय काल में बहुत कुछ मतलब बदलता है, बदलाव आते हैं, और इसलिए भारतीय इतिहास में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना गया है। जैसे कि इस समय काल में क्या होता है, राज्यों और नगरों का विकास देखने को मिलता है, बहुत सारे नए नए नगर और राज्य विकसित होते हैं। लोहे का प्रयोग सबसे पहले भारतीय इतिहास में इसी समय काल में शुरू हुआ था। सिक्कों का विकास, नए नए सिक्के ढाले गए थे। जैन और बौद्ध धर्म का विकास भी इसी समय काल में हुआ, है ना। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, आप समझते हैं ना, पूरे 1200 साल की बात हो रही है भाई। 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी, मतलब यहाँ पे लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास का ही बस दे रखा है, माफी चाहूंगा, 600 ईसा पूर्व के आसपास का ही समय काल दे रखा है, जो 600 ईसा पूर्व का जो समय काल है, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो समय काल है वो भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पूरे 1200 साल को यहाँ पे लिया जाएगा, है ना। इस समय काल में जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनको भी इसी समय काल में लिखा गया, और 16 महाजनपदों का विकास भी इसी समय काल में हुआ। देखो अगर ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो आपको ज्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर 3 नंबर में आ गया तो बस ऐसे शॉर्ट पॉइंट्स लिख देना, नंबर मिल जाएगा। इनको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई देखो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान, फ्री का नंबर है। देखो क्या लिखा है कि उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनाने में सहायता किया, है ना। मतलब मगध जो है वो किस तरीके से एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है जी। अथवा में क्या है कि मगध किस प्रकार से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, वर्णन कीजिए। सेम क्वेश्चन आधुनिक इतिहासकारों ने मगध के शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया, सब स्पष्ट कीजिए यार। तीनों में ही सेम ही चीज पूछा है, मगध कैसे पावरफुल महाजनपद था। आप सभी को पता है मगध यानी कि बिहार और झारखंड का जो कुछ एरिया है ना, जो हमारा बिहार है इधर का, ठीक है जी। जैसे अगर आप इधर का मैप देखोगे तो इधर आपको एक हमारा राज्य देखने को मिलेगा बिहार, और इधर झारखंड, है ना। तो बिहार और झारखंड का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं,
मगध बोलते थे। ठीक है, तो मगध जो था वो 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल महाजनपद था। ऐसा क्यों था? तो सबसे पहला कारण, यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। उपजाऊ भूमि होने की वजह से खेती अच्छी होती थी और खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी लोगों के पास। मगध के क्षेत्र में लोहे के खदान उपलब्ध थे। अब लोहे के खदान होने की वजह से नए नए हथियार बनाए जा सकते थे भाई सैनिकों के लिए। अब हथियार बन जाएगा तो जाओ और दुश्मनों को बिछा दो, काट दो, मार काट होता रहता था उस समय। ठीक है, जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। हाथी उपलब्ध होने की वजह से क्या था कि भैया सेना पावरफुल हो गया। अब हाथी वाली सेना लेके जाओ और दुश्मनों को कुचल दो। हाथी अपने पैर से ही एक बार में 4-5 सैनिकों को कुचल देता था, तो इससे भी मगध की सेना पावरफुल हो गई। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, धनानंद बहुत पावरफुल राजा थे भाई। पावरफुल राजा होने की वजह से भी मगध पावरफुल हो गया। ठीक है, तो राजाओं के नाम बता देना, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, धनानंद, इनका नाम बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो मगध की अगर मैं राजधानी की बात करूं, तो राजधानी भी किलेबंद थी। मगध की राजधानी किलेबंद थी और सुरक्षित राजधानी थी, है ना। इस वजह से भी मगध ज्यादा पावरफुल हो गया क्योंकि राजधानी उसकी बहुत ही सुरक्षित थी। पहली राजधानी राजगीर या राजगृह जिसको हम बोलते हैं, किलेबंद थी और सुरक्षित थी। दूसरी राजधानी जो लगभग 34 शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना जी, कब स्थापित की गई थी? चौथी जो हमारी शताब्दी है, 34 शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी बनाया गया था। ईसा पूर्व याद रखना भाई, ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था और ये दूसरी राजधानी थी मगध की और ये भी बिल्कुल सुरक्षित थी। बस ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है जी, मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की हमारे पास स्रोत क्या है ये आपको बताना है। मौर्यकालीन इतिहास की रचना के स्रोत पूछ ले या जानकारी के स्रोत पूछ ले, तीनों ही क्वेश्चन में हमें सेम आंसर देना है। तीनों ही क्वेश्चन, ये 3 तरीके से क्वेश्चन आ चुका है ना। तो आप सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे बढ़िया स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत था, है ना, यूनानी राजदूत था ये। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। ठीक है, तो इंडिका नामक पुस्तक इसने भारत में रहते हुए लिखा था और इसमें उसने मौर्य शासन प्रणाली के बारे में, वहां के नगरों के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें कर रखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक बहुत ही बढ़िया स्रोत है जिसमें मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से भी हमें चंद्रगुप्त ने नंद वंश को किस प्रकार हराया, है ना, उसके बारे में पता चलता है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से। ठीक है जी, इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ है हमारे पास। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी हमें मौर्य राजाओं और उनके धार्मिक विचारों का पता चलता है कि वो किस धर्म को फॉलो करते थे, है ना, किसको मानते थे, ये पता चलता है। अगला है 5वां, अशोक के अभिलेख से भी हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में पता चलता है ना, उसने किस तरीके से अपने साम्राज्य के लिए जो अच्छी नीतियां बनाई थी, धर्म का प्रचार किया था, उसके बारे में हमें इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा मौर्य साम्राज्य के मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अभिलक्षण का मतलब होता है बच्चे विशेषता। इसमें आपको मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। अशोक के अभिलेखों से हमें कौन से तत्व मिलते हैं, यानी कि अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई है, उसके आधार पर आपको मौर्य प्रशासन की विशेषता बतानी है। और अथवा में सिंपल क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखो मौर्य प्रशासन की जब हम प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो हमारा पहला, ये तो इंट्रोडक्शन दे रखा है पहले स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद पहला पॉइंट आप बताते हैं हमेशा 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। मौर्य साम्राज्य को 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था, जिसमें से पहली इसकी राजधानी थी। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और 4 प्रांतीय केंद्रों में इसको बांटा गया था। 4 प्रांतीय केंद्र मतलब मेन प्रांतीय केंद्र थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ठीक है, ये 4 प्रांतीय केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में पूरे साम्राज्य को बांट दिया गया था। उसके बाद असमान शासन व्यवस्था, मौर्यों की जो शासन व्यवस्था थी वो असमान थी, मतलब पूरे साम्राज्य पे मौर्य शासकों का एक जैसा नियंत्रण नहीं था। ठीक है जी, पूरे से जो हमारा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उस पे मौर्य शासकों का एक जैसा नियंत्रण नहीं था। ठीक है,
इधर हमारा पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था। पूरे साम्राज्य पे मौर्य शासकों का एक जैसा नियंत्रण नहीं था, केवल पाटलिपुत्र इधर है और पाटलिपुत्र के आसपास राजधानी और प्रांतीय केंद्रों के आसपास के एरिया में बहुत ही अच्छा नियंत्रण था। दूर के केंद्रों पे इनका नियंत्रण बहुत ही कमजोर था, खास करके साउथ की तरफ तो इनका नियंत्रण बहुत ही कमजोर था। तो असमान शासन व्यवस्था आप लिख दो। प्रांतीय केंद्रों का चयन, देखो मौर्य शासकों ने अपने प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही अच्छे से किया था। कुछ प्रांतीय केंद्र जो कि व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैनी का नाम बता दो। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, उज्जैनी मध्य प्रदेश में है। तो ये ऐसे प्रांतीय केंद्र थे जो कि लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे। कर्नाटक में स्वर्णगिरी जिसका सिलेक्शन किया गया प्रांतीय केंद्र के तौर पे, इस सोने के खदानों के लिए बहुत ही फेमस था। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, है ना। आवागमन को सुचारू बनाना, देखो अगला हेडिंग क्या है हमारा, मौर्य प्रशासन व्यवस्था को सही से चलाने के लिए, मौर्य साम्राज्य को सही से चलाने के लिए आवागमन का सही होना बहुत जरूरी था। मतलब कि जो यातायात है उसके साधनों का विकास करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए गंगा नदी का इस्तेमाल होता था, खास करके एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। तो नदी मार्ग को बेहतर बनाया गया। साथ ही साथ जो स्थल मार्ग है, स्थल मार्ग को भी बेहतर बनाया गया होगा, जिससे कि आवागमन आसानी से हो सके, है ना। ये बता दो। सबसे मेन पॉइंट जो है आपका समिति और उपसमिति के बारे में। जो मैक्सनिस था ना, अपने इंडिका नामक पुस्तक में एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख कर रखा है, जिसमें से यहाँ पे आपको 6 उपसमितियों के कार्य देखने को मिलेगा। 6 उपसमितियां क्या कार्य करती थी, देखो। सबसे पहली उपसमिति जो है वो नौसेना का संचालन करती थी, नौसेना यानी कि जल सेना। दूसरी उपसमिति यातायात और खान पान का संचालन करती थी, सैनिकों के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था करनी है ना। तीसरी उपसमिति पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी अश्वरोही यानी कि अश्व सेना का संचालन। पांचवी रथों का संचालन, और जो छठी है वो हाथियों का संचालन, हाथी वाली जो सेना होती थी ना उसका संचालन करती थी। ये सारे सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए ये सारी 6 उपसमितियां बनाई गई थी, जिसमें से दूसरी उपसमिति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। खाने पीने की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों के आने जाने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, ये सब दूसरी उपसमिति के काम थे। ठीक है, तो ये उपसमितियों के बारे में हो गया। आगे आ जाओ, अगला है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है जी, धम्म महामात्र कौन होते थे, तो अशोक ने, सम्राट अशोक ने क्या किया, अपना खुद का धम्म बनाया था। धम्म मतलब एक अलग से अपना सिद्धांत दे दिया कि भाई जो भी मेरे इस सिद्धांतों को फॉलो करेगा वो इस दुनिया में और आगे सभी दुनिया में सुखी रहेगा, एकदम मस्ती में रहेगा। और इस तरीके से उसने अपना खुद का धम्म बनाया। और उसने क्या किया, कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया। और ये अधिकारी क्या करते थे, अशोक के धम्म का प्रचार करते थे। एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और अशोक के धम्म का प्रचार क्या करते थे, प्रचार प्रसार किया करते थे। ठीक है, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने किया था, किस लिए, अपने धम्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। खत्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए, या फिर जो अभिलेख शास्त्री होते हैं या अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं क्या होती है ना। या फिर देखो आगे क्या दे रखा है कि भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। मतलब कि इसमें आपको कहीं ना कहीं अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं बतानी है। आप सभी को पता है कि इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं। अभिलेख यानी कि जो किसी पॉलिश पत्थर या चट्टान पे कुछ शब्द को उत्कीर्ण कर दिए गए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, माइक भाई बस बीच में बंद हो जाता है ना, दिक्कत ये है, इसलिए मैं बार बार माइक को देखता रहता हूं और फोन को भी, क्योंकि फोन भी स्विच ऑफ हो सकता है कभी भी भाई, दिक्कत ये रहता है ना इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभिलेख साक्ष्यों की हम सीमाएं बताएंगे। देखो सबसे पहली सीमा क्या होती है कि अभिलेखों पे कई बार शब्दों को इतने हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते हैं ना, इतने हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते हैं कि उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, है ना। कभी कभी अभिलेख भाई नष्ट हो जाएंगे, आंधी तूफान आ गया भाई, अभिलेख टूट गए, उसके जो अक्षर है वो क्या हो जाएंगे, फिर लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अभिलेख बहुत ज्यादा संख्या में है, लेकिन इन सभी का अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा सका है, उनका अर्थ को नहीं समझ पाए हैं, तो उससे भी हमें जानकारी नहीं मिलता है ना। देखो इसके अलावा जो अभिलेख है ना, हमेशा केवल विशेष अवसरों का वर्णन करता है, विशेष अवसरों का वर्णन करता है। रोजमर्रे की जिंदगी के बारे में, किसानों के सुख दुख के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इसमें। इसके अलावा अभिलेख केवल उन्हीं लोगों के बारे में बताता है जो इनको बनवाते हैं, आम लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा।
जो बनवाएगा केवल वही अभिलेखों में अपने बारे में बतलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोत्र क्या होते हैं? गोत्र के 2 नियम बताइए। ठीक है, गोत्र क्या होते हैं भैया? तो गोत्र जो है इसका निर्धारण होता है वैदिक ऋषि के नाम पर। वैदिक काल में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, इनके नाम से ही गोत्र का निर्धारण होता है। ठीक है, सिंपल मतलब समझ गए। गोत्र का निर्धारण वैदिक ऋषि के नाम पे होता है ना। जो वैदिक काल में जो ऋषि मुनि थे उन्हीं के नाम से गोत्र का निर्धारण होता है। ज्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, उसके लिए तो भाई वीडियो देखना पड़ेगा। अब गोत्र के 2 नियम होते हैं भैया। गोत्र के 2 नियम क्या होते हैं कि विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पे पति के गोत्र को अपनाना होगा और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। ये गोत्र के 2 नियम आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। आसान था बहुत। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ण व्यवस्था से जुड़ी आजीविका का वर्णन कीजिए। अब यह वर्ण व्यवस्था में आपको पता है 4 सामाजिक, पूरे समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके काम बताने हैं, आजीविका के साधन बताने हैं। तो ब्राह्मण वेद का अध्ययन करते थे, शिक्षा देते थे, यज्ञ करना करवाना, दान देना और लेना इनका काम था। क्षत्रियों का काम क्या था भाई? लोगों की रक्षा करना, है ना, युद्ध करना, न्याय करना। न्याय मतलब समझ रहे हो ना, वेद को पढ़ना, यज्ञ करना करवाना, मतलब यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। वैश्यों का काम क्या था भाई? यानी कि ये व्यापारी वर्ग होते थे, तो इसमें कुछ किसानों को भी शामिल कर लो आप। गौ पालन, जो व्यापारी है ये व्यापार करते थे, वेद पढ़ सकते थे, है ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। आखिर में शूद्र है, इनके लिए सिर्फ एक ही काम था, ऊपर के 3 वर्गों की सेवा करना। तो ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म होता है। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। आप इस कथन से कैसे सहमत है? आप इस कथन से सहमत है कि आरंभिक राज्य में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आरंभिक काल में जितने भी राजा हुए क्षत्रिय वर्ग से थे? तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता भाई। मतलब राजा होने के लिए धर्मशास्त्रों में ये कहा गया था, ये बताया गया था कि राजा केवल क्षत्रिय होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजवंशों की उत्पत्ति दूसरे कुल से भी हो रखा था। जैसे कि मौर्य वंश के बारे में जो बौद्ध शास्त्र है, बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या बताया गया? इनको क्षत्रिय बताया गया है ना। लेकिन जो ब्राह्मणीय शास्त्र है, ब्राह्मणीय शास्त्र में इनको निम्न कुल का बताया गया, और वास्तविकता ये है कि निम्न कुल के थे और राजा बन गए। ठीक है, शुंग और कर्ण क्या थे भाई? ब्राह्मण थे, है ना। ब्राह्मण होते हुए भी शुंग और कर्ण जो है वो राजा बने। इसके अलावा रुद्रदमन का एग्जाम्पल दे दो, जो कि इंडिया का था ही नहीं, ये तो भाई बाहर से आया था, मध्य एशिया से आया था, लेकिन फिर भी ये राजा बन गया। इसके ऊपर वर्ण व्यवस्था से इसको क्या मतलब? वर्ण व्यवस्था तो भारत में था सिर्फ। ठीक है, तो रुद्रदमन जो भी मध्य एशिया से लोग आते थे उनको मलेच, बर्बर, अन्य देशी कह के, मलेच, बर्बर या अन्य देशी कह के ब्राह्मण इनको संबोधित करते थे। लेकिन रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था और बहुत ही शक्तिशाली राजा था, राजा बना था ये। ठीक है, ये बता दो। एक और पॉइंट होगा आपका इसमें, सातवाहनों का एग्जाम्पल दो। सातवाहन भी भाई ब्राह्मण थे और ये भी राजा बने। ठीक है, तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, निष्कर्ष क्या निकलता है? ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि राजा होने के लिए क्षत्रिय वर्ग से होना कुछ भी मैटर नहीं करता था। आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर कौशल है, आप राजा बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपके अंदर योग्यता है, आप मेहनत करते हैं, आप टॉपर बन सकते हैं, 95 स्कोर कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकते हैं, 95 प्लस भी कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं अपने टारगेट तक, आप पहुंच सकते हैं अगर आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है। तो उसी तरीके से पहले भी ऐसा होता था। ठीक है, तो ये आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए? ठीक है, या फिर महाभारत जैसे जटिल ग्रंथों को समझना इतिहासकारों के लिए एक कठिन काम है? इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखो, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें महाभारत और जो साहित्यिक ग्रंथ है उनका विश्लेषण करते समय, उनसे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो कोई भी साहित्यिक ग्रंथ होगा ना भाई, और उस साहित्यिक ग्रंथ से, मान लो मैं एक इतिहासकार हूं और मैं किसी साहित्यिक ग्रंथ से इतिहास के बारे में जानकारी जुटाना चाहता हूं, तो मेरे को इन सारे बातों को ध्यान में रखना होगा जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे को क्या ध्यान में रखना होगा कि भाई ग्रंथ की भाषा क्या है। सबसे पहले मैं क्या ध्यान रखूंगा? ग्रंथ की भाषा क्या है, किस भाषा में ग्रंथ लिखा गया है ना। यानी कि ये संस्कृत भाषा भी हो सकती है, संस्कृत भाषा जो कि उच्च वर्ग की भाषा होती थी, या फिर ये आम लोगों की भाषा है जैसे कि तमिल है, पाली है, प्राकृत है, क्या है। ठीक है, उसके बाद ग्रंथ का प्रकार क्या है,
कि भाई ग्रंथ जो है वो किस प्रकार का है, मंत्रों के रूप में है, कथा के रूप में है, कहानियों के रूप में है, किस रूप में हमारे को ये ग्रंथ जो है वो मौजूद है, ये मैं पता करूंगा। उसके बाद लेखक कौन है, किसके द्वारा ग्रंथ की रचना की गई। जैसे कि महाभारत है तो महाभारत को किसने लिखा है, वेद व्यास ने। रामायण है, रामायण को किसने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। तो मैं लेखक का भी पता लगाऊंगा कि लेखक कौन है। उसके बाद रचना काल देखूंगा कि किस समय काल में ग्रंथ की रचना हुई। उसके बाद मैं रचना स्थान देखूंगा, यानी कि किस स्थान पे ग्रंथ की रचना हुई। उसके बाद एक और चीज देखूंगा कि भाई ग्रंथ को रचना करने का उद्देश्य क्या था, है ना। तो भाई दो ग्रंथ है, महाभारत और रामायण। ये दो ग्रंथों को क्यों लिखा गया, आखिर इनको लिखने का उद्देश्य क्या है, कमेंट में आप बच्चे बताएंगे, सारे स्टूडेंट मेरे को बताएंगे कि महाभारत और रामायण को लिखने का क्या उद्देश्य है। अभी तो ऐसे भी रामलीला का समय चल रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं भाई आसानी से, ठीक है। रामलीला देखने तो जाते हो ना भाई, इतने ऐसे बच्चे हैं जो कि रोज रामलीला देखने जाते हैं रात को, बता देना कमेंट में। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखो महाभारत की भाषा की बात करूं तो अनेक भाषा में है, लेकिन इसकी अगर मैं मूल भाषा की बात करूं तो इसकी मूल भाषा संस्कृत है। महाभारत अनेक भाषाओं में मिल जाएगा आपको, लेकिन इसकी मूल भाषा क्या है, संस्कृत है। अगर मैं इसके विषय वस्तु की बात करूं, विषय वस्तु मतलब कि इसमें किन चीजों का वर्णन किया गया है, इसका विषय वस्तु क्या है, तो इसके विषय वस्तु को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियों का संग्रह है, उपदेशात्मक भाग में उपदेश देने वाली जो बातें हैं उसका वर्णन है। जैसे कि उपदेशात्मक अंश का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल श्रीमद् भगवत गीता है ना। श्रीमद् भगवत गीता है जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण ने क्या दिया था, उपदेश दिया था। लेकिन देखो एक चीज और आप बता सकते हो कि ये विभाजन जो है ना आख्यान और उपदेशात्मक वाला, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि कई बार आख्यान वाले भाग में ना उपदेशात्मक अंशों को जोड़ दिया गया और कई बार उपदेश देने वाली जो उपदेशात्मक अंश है उसमें कहानियों का वर्णन किया गया। तो ये विभाजन पूरी तरीके से हम स्पष्ट नहीं कह सकते, विभाजन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। ठीक है जी, समझ गए। यही सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु में। चलो एक छोटा भाई बहुत ही पिद्दी क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही पिद्दी सा क्वेश्चन है, लेकिन भाई वही कहते हैं ना कि छोटा पैकेज बड़ा धमाका। सबको लगता है सबसे आखिर, तीसरे चैप्टर में सबसे आखिरी टॉपिक है, लेकिन बच्चों को लगता है आखिरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो गतिशील का मतलब आप सभी को पता है, जो कभी रुके ना, थके ना, लगातार चलता रहे, उसको हम बोलते हैं गतिशील। क्या आप गतिशील है? आप अगर रुक नहीं रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने लाइफ में जो आपने टारगेट रखा है उसको आप लोग अचीव करने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आप वास्तव में एक गतिशील इंसान है ना जी। तो महाभारत भी एक गतिशील ग्रंथ है। अब गतिशील क्यों है? क्योंकि देखो इसके पाठांतर जो है, इसके जो पाठ है उसको अनेक भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, इसमें अनेक कहानियों को शामिल किया गया है। ठीक है जी, इसको मूर्तिकला और चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया। इसकी मुख्य कथा की कई बार पुनर्व्याख्या की गई है, दोबारा से व्याख्या की गई है। इसने क्या किया, नाटकों के लिए, नृत्य कला के लिए विषय वस्तु प्रदान किया। आज देखो ना कितने सारे कलाकार हैं जिनको मतलब जिनको काम मिल रहा है महाभारत के आधार पे, ठीक है, रोल कर रहे हैं वो, अर्जुन का, कृष्ण का, तो मतलब विषय वस्तु प्रदान किया है नाटकों और नृत्य कला के लिए। इसके अलावा इसके अनेक लेखक है, कोई एक लेखक नहीं बल्कि कईयों ने लिखा है, लेकिन हम तो वैसे लेखक ही वेद व्यास जी को ही मानते हैं, लेकिन अनेक लेखक हैं और इसके रचना में हजारों वर्ष से भी ज्यादा का समय लगा है। तो इस तरीके से हम इसको एक गतिशील ग्रंथ मानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई साहब, 1 घंटे की तो वीडियो बनी गई होगी, कोई नहीं यार, अभी तो शुरू हुआ है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था? आप सभी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सांची आपको पता है कहाँ है भाई? सांची में बौद्ध धर्म का जो मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है, सांची को माना जाता है। ठीक है, सांची में बना हुआ है एक स्तूप। भैया ये स्तूप का होता है, ये कैसे मिटेगा? ऐसे मिटेगा। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, सीख गया मैं। स्तूप क्या होता है भैया? तो स्तूप होता है जिसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेषों को दफन किया गया है और उसके ऊपर गोल मिट्टी का ढांचा, अंडे जैसे आकार का जो मिट्टी का अंडे जैसा जो आकार मिट्टी का ढांचा है वो बना दिया गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? स्तूप बोलते हैं।
सबसे फेमस सांची का स्तूप है, आज भी सुरक्षित है। लेकिन ये सुरक्षित है क्योंकि भोपाल की जो बेगमें थी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए आज ये सुरक्षित है। तो भोपाल के बेगमों का क्या योगदान रहा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले प्लास्टर की प्रतिकृतियों से संतुष्ट करना। होता क्या है कि लगभग हम 19वीं 18वीं सदी की बात करें, है ना, 19वीं सदी का दे रखा है कि 19वीं सदी के यूरोपीय लोगों ने सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई। पहले फ्रांसीसी आए बेगम के पास, बेगम जी सुनती हो, मेरे को ना तोरण द्वार दे दो, एक तोरण द्वार दे दो। अच्छा, तोरण द्वार क्या होता है? देखो, पूर्वी तोरण द्वार होता है, तोरण द्वार होता है एंट्री गेट, ठीक है, जो स्तूप का एंट्री गेट होता है उसको तोरण द्वार बोलते हैं। तो फ्रांसीसियों ने बोला कि बेगम हमको एक तोरण द्वार दे दो, पूर्वी तोरण द्वार दे दो। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज ने बोला हमको भी दे दो एक और तोरण द्वार। लेकिन भोपाल की बेगमों ने बोला कि हम तुमको बना देंगे सी, देखो कैसे बनाएंगे। उन्होंने क्या किया, प्लास्टर की प्रतिकृतियां बना दी, मतलब नकली प्रतिकृतियां बना दी, नकली तोरण द्वार बना दिए, नकली मूर्तियां बना दी और बोला लो लो, ये ले जाओ अपने घर, ठीक है, आराम से रख लेना तुम जहां रखना हो, ठीक है। तो इस तरीके से भोपाल की बेगमों ने क्या किया, मतलब जो हमारी शाहजहां बेगम थी, खास करके एक बेगम का नाम आप जरूर बता देना, शाहजहां बेगम ने मतलब अच्छे निर्णय लिए और इस वजह से आज जो है हमारी जो सांची का स्तूप है आज भी सुरक्षित है, ठीक है जी। तो भोपाल की बेगमों ने क्या किया, इनको प्लास्टर की प्रतिकृतियों से संतुष्ट कर दिया। आगे देखो, धन का अनुदान, जो दो बेगमों का नाम आप यहाँ पे बताओगे, एक तो हमारी शाहजहां बेगम थी और एक सुल्तान जहां बेगम, है ना, दोनों ने ही इस स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। साथ ही साथ एक अतिथिशाला और एक संग्रहालय बनवाया। किसने? सुल्तान जहां बेगम ने। सुल्तान जहां बेगम ने क्या किया, एक अतिथिशाला गेस्ट हाउस बनवा दिया और एक म्यूजियम बनवा दिया, ठीक है जी। और जॉन मार्शल की पुस्तक को प्रकाशित करवाया, ठीक है। जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने में भी किसका योगदान रहा सबसे ज्यादा? सुल्तान जहां बेगम था, मतलब सुल्तान जहां बेगम का सबसे ज्यादा योगदान रहा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि भोपाल की बेगमों द्वारा लिए गए अच्छे निर्णय के कारण ही सांची का स्तूप आज भी सुरक्षित है, नहीं तो इसकी हालत भी अमरावती स्तूप जैसी हो जाती, खत्म, ठीक है। तो ये हमारे हो चुके हैं 18 क्वेश्चन। अब 19वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जी हाँ, 19वां क्वेश्चन क्या है? ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्र शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सहस्त्र शताब्दी का मतलब 1000 वर्ष होता है, बात आप सभी को पता है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो 1000 वर्ष है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो 1000 वर्ष है, लगभग मान लो 1 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ और उनके जन्म से 1000 वर्ष पहले का जो पूरा काल है वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय काल में अनेक विचारकों का उद्भव होता है, जैसे कि ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंगतसी, नाम याद करना पड़ेगा मेरे दोस्त, नाम तो खतरनाक है ना। जरथुस्त्र का मतलब जरथुस्त्र जो है पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं भाई, ठीक है। ईरान में इनका उद्भव हुआ। खुंगतसी कहाँ के थे? ये चाइना के बहुत ही फेमस विचारक कह सकते हैं। यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विचारकों का उद्भव होता है। और भारत में कौन? महावीर जैन और गौतम बुद्ध, महावीर जैन और गौतम बुद्ध जैसे विचारकों का उद्भव होता है। इसी समय काल में गंगा घाट, भारत में गंगा घाटी के आसपास बहुत सारे नए नगर और राज्यों का उद्भव होता है। साथ ही साथ लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी बदलाव होता है। सामाजिक जीवन में क्या बदलाव होता है कि लोगों ने ब्राह्मणीय विचारों का क्या करना शुरू कर दिया? विरोध करना शुरू कर दिया। जो यज्ञों की परंपरा थी, यज्ञों की परंपराओं का विरोध किया। साथ ही साथ आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन आया? लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, है ना। जो लोहे के हल थे उसका इस्तेमाल करके लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। इससे खेती में बहुत ज्यादा उन्नति प्रगति हुई, लोगों की इनकम बढ़ गई, है ना। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। सब कुछ ओके है, वीडियो सही चल रहा है हमारा, एकदम ओके है भाई, सब ओके है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखो जैन धर्म वाला शायद जैन धर्म की शिक्षा शायद इस पीडीएफ में नहीं होगा, जैन धर्म की शिक्षा भी करके जाना। सिर्फ बौद्ध धर्म अगर आगे होगा तो मैं बता ही दूंगा, नहीं होगा तो बौद्ध धर्म की शिक्षा जरूर कर लेना। बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षा में से कोई एक जरूर पेपर में आएगा, ये बात मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, तो उसको भी आप लोग जरूर कर लेना, है ना। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी भाई? गौतम बुद्ध की शिक्षा पूछ ले,
या फिर बौद्ध धर्म की शिक्षा पूछ ले, एक ही बात है। देखो, गौतम बुद्ध ने बोला कि विश्व जो है ना अनित्य है। बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, है ना। विश्व अनित्य है, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी जो है ना वो स्थायी नहीं है, कुछ भी, सब कुछ अस्थायी है, ठीक है। कुछ भी परमानेंट आपके साथ नहीं रहने वाला। आप जब खुद इस दुनिया में परमानेंट नहीं हो तो आप किसी और चीज की कैसे कल्पना कर सकते हो। दूसरा पॉइंट देखो, इस क्षण भंगुर दुनिया में, क्षण भंगुर मतलब छोटे छोटे से क्षण भर के लिए इस दुनिया में, छोटे से टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन फिर भी दुख जो है हमारे जीवन का अंतर्निहित तत्व है। मतलब कि हम सभी मनुष्य जात दुखों से घिरे हुए हैं, ऐसा गौतम बुद्ध कहते हैं, है ना। मनुष्य जो है वो त्याग और तपस्या तथा विशेष शक्ति के बीच मध्यम मार्ग को अपनाकर दुख से मुक्ति पा सकता है। मध्यम मार्ग का रास्ता, सीधा सिंपल बोल दो कि गौतम बुद्ध कहते थे कि हमें मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाना चाहिए, ना ज्यादा दुखी ना ज्यादा सुख वाला जीवन जीना है, बीच का कोई बढ़िया सा बेहतर रास्ता निकाल के अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बोला कि भगवान है या नहीं, अगर कोई पूछता था उनसे तो वो सीधा मना कर देते थे, कुछ नहीं, मतलब मना कुछ नहीं, मतलब सीधा बोलते थे, मतलब कुछ बोलते ही नहीं थे, ठीक है। वो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो मौन रहते थे, मौन। इसीलिए बौद्ध धर्म की आरंभिक परंपरा में भगवान का होना या ना होना क्या था, अप्रासंगिक था। मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसका, कोई आंसर ही नहीं मिला किसी को कि गौतम बुद्ध भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे। देखो, गौतम बुद्ध ने बोला कि इस समाज को ना हम इंसानों ने बनाया, ना कि ईश्वर ने, ना कि भगवान ने। तो इसलिए वो अक्सर जो राजा होते थे या जो जमींदार होते थे, बहुत पैसे वाले होते थे, उनको दयावान होने की सलाह देते थे कि भाई आप लोगों के ऊपर अच्छी कृपा बरसाओ, लोगों की, मनुष्य जाति की सेवा करो, ऐसी बातों का कहा करते थे। आगे देखो, आगे क्या लिखा है। देखो, छठा पॉइंट लिखा है कि गौतम बुद्ध का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति समाज में कुछ बदलाव लाना चाहता है, अपने दम पे ला सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति, ऐसा वो कहते थे। आखिर में देखो, सातवां है, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश में कहा कि तुम सब अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपने मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना है। तुम सब अपनी ज्योति खुद जगाओ, क्योंकि तुम्हें अपने लाइफ में जो भी समस्याएं आने वाली है उसका सामना तुम्हें खुद ही करना है। कहने का मतलब ये, तुम सब अपनी स्टडी खुद करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें खुद से मार्क्स लाने हैं, है ना। मेरे पास मत, मतलब मेरे पास आओ, ज्ञान लेने आओ, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करना है भाई, असली मेहनत तो तुम्हें ही करना है ना। एक अध्यापक आपको एक रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी आपकी है मेरे दोस्त। आप उस रास्ते पे किस तरीके से चल रहे हैं, है ना। आप सिर्फ रेंग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या बहुत तेज भाग रहे हैं, किस तरीके से आप मतलब चल रहे हैं, आप मतलब क्या कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है जी। देखो, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आप बता सकते हो, जैसे कि अहिंसा पर बल दिया था गौतम बुद्ध ने, यज्ञों की परंपराओं का विरोध किया था, है ना, ब्राह्मणीय जो विचारधारा है उसका विरोध किया था। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बुद्ध के जीवन काल में और उनके मरने के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, कथन को स्पष्ट कीजिए, है ना। मतलब जब गौतम बुद्ध जिंदा थे तब भी बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था, और जब उनकी मृत्यु हो गई तब भी बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्या कारण थे ऐसा? मतलब इसमें सिंपल आपको बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में आपको बताना है, बौद्ध धर्म किस तरीके से फैला दुनिया में, ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध जीवित थे और जब उनकी मृत्यु हो गई तब भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। कुछ मुख्य कारण ये रहा, सरल शिक्षा। देखो, बौद्ध धर्म की शिक्षा बिल्कुल सरल थी, उसको समझना आम नागरिकों के लिए बहुत ही आसान था। आसानी से कोई भी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझ सकता था। बौद्ध धर्म में सभी के साथ समानता का व्यवहार होता था, मतलब सब बराबर है भाई बौद्ध धर्म में, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था, ठीक है। आगे आ जाओ। जो बौद्ध धर्म था ना वो कम खर्चीला था। कम खर्चीला बोले तो कि भैया जैसे हिंदू धर्म में इतने सारे त्योहार है, पूजा पाठ आपको करना है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही कम खर्चीला था। सिर्फ गौतम बुद्ध के उपदेशों को फॉलो करो और आप बौद्ध धर्म को अपना चुके हो। तो कम खर्चीला था, इसलिए गरीब लोग ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा राजाओं की सहायता, कुछ राजाओं ने भी इस धर्म को अपना लिया, जैसे कि हमारे जो सम्राट अशोक थे, है ना, सम्राट अशोक की बात कर लो, कनिष्क, ठीक है, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, और अशोक आपको पता है मौर्य वंश का राजा है। तो इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को फैलाने में भी अपना योगदान दिया। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे जरूर से जरूर लिखेंगे,
है ना। ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ चुका है। ये पूरे 22 क्वेश्चन नंबर जो 22 है पूरे 8 नंबर में आता है और कई बार आ भी चुका है, ठीक है जी। फोन भाई कभी स्विच ऑफ ना हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 जो दे रखा है आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमरावती और सांची के स्तूप की नियति में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। नियति का मतलब आप सभी को पता है किस्मत बोले तो भाग्य, ठीक है। यानी कि अमरावती की जो किस्मत थी बहुत ही बेकार थी और इस वजह से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। अमरावती आप सभी को पता है कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। सांची भोपाल में है। लेकिन सांची का जो किस्मत था बहुत अच्छा था और आज भी सांची का स्तूप सुरक्षित है। तो ऐसा क्यों है ये बताना है आपको, ठीक है। सांची क्यों बच गया, अमरावती क्यों नष्ट हो गया, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वही चीज है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरावती का स्तूप नष्ट कैसे हुआ, पूरी कहानी क्या है इसकी। देखो होता क्या है कि 1796 में अमरावती के स्तूप की खोज होती है, जब एक राजा होता है उसको ना मंदिर बनवाना होता है, ठीक है। तो वो अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेषों को देखता है, उसको अचानक से मिला था। तो उसको लगा कि भाई इसके नीचे कोई खजाना छुपा होगा, तो वहां पे खुदाई उदाई करवाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो उसने क्या किया, अमरावती के स्तूप के जो अवशेष जो मिले थे, जो पत्थर वत्थर ईंट वीट मिला, उसका इस्तेमाल उसने मंदिर निर्माण में करवा लिया। फिर कुछ समय बाद एक कॉलिन मैकेंजी नाम का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी है, जो कॉलिन मैकेंजी साहब है ना, ये यहाँ से गुजरते हैं। अमरावती के स्तूप को उन्होंने देखा भी और इसके चित्र भी बनाए, इन्होंने चित्र बनाए, है ना। लेकिन और चित्र बना के एक रिपोर्ट तैयार कर दिया, लेकिन कॉलिन मैकेंजी की रिपोर्ट कभी अमरावती के ऊपर छपी नहीं। ये रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हो सकी और इस स्तूप के बारे में लोगों को पता नहीं चल सका, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए आप सभी। देखो आगे बताता हूं। फिर कुछ समय बाद देखते हैं हम 1854 की हम बात करें तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहां का कमिश्नर जो है वो अमरावती की यात्रा पे आते हैं और उन्होंने मतलब पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और बहुत सारे मूर्तियों को, पत्थरों को उन्होंने मद्रास भेज दिया, ठीक है। और 1850 के दशक तक क्या होता है कि अमरावती के स्तूप के अवशेषों को लूट मच जाती है। कुछ अवशेषों को इंडियन ऑफिस भेज दिया जाता है, कलकत्ता भेजा जाता है, कुछ को मद्रास भेज दिया जाता है, कुछ को लंदन तक भेज दिया जाता है, लंदन, ठीक है। बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों के बगान का शोभा बन जाता है, जो तोरण द्वार है या मूर्तियां है वो सब उठा के ले जाते हैं अलग अलग जगह पे, है ना। तो कोई भी इस एरिया में कोई भी नया व्यक्ति आता तो कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर लेके जाता। किसी ने विरोध कर दिया तो सीधा जवाब होता था कि भाई मेरे से आने वाले पहले व्यक्ति ने भी तो यही किया है, वो भी तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके गए, तो हमें ही बस क्यों बोल रहे हो आप, हमें ही क्यों टोक रहे हो। तो इस वजह से लूट मच गई। अब यहाँ पे एक पुरातात्विद थे जिनका नाम था एच.एच. कोल। पुरातात्विद एच.एच. कोल का मानना यह था कि हमारे देश की जितनी भी कलाकृतियां है ना, उनको खोज वाले जगह पे ही रहने देना चाहिए और प्लास्टर प्रतिकृतियों को संग्रहालय में रखना चाहिए। लेकिन एच.एच. कोल की बात को अमरावती के लिए नहीं माना गया, ठीक है। अमरावती के लिए इनकी बात को नहीं माना गया, सांची के लिए इनकी बात को मान लिया गया और इसीलिए सांची का स्तूप असुरक्षित है। देखो एक और कुछ सांची के बचने के कुछ और पॉइंट हम बता सकते हैं कि सांची की खोज जो है 1818 में हुई थी, जब तक लोगों को स्तूप के महत्व के बारे में पता चल चुका था और इस वजह से सांची के स्तूप को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। खास करके जो भोपाल की बेगम थी, बेगमों का योगदान बता दो, है ना। जो भोपाल की बेगम थी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, धन का अनुदान दिया, संग्रहालय बनवाया, अतिथिशाला बनवाया। शाहजहां बेगम और सुल्तानजहां बेगम का योगदान बता दो और अपने इस आंसर को खत्म कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महायान और हीनयान में अंतर बताइए, ठीक है। महायान, आपको पता है कि बौद्ध धर्म को हम सभी दो भागों में डिवाइड करते हैं, महायान और हीनयान, ठीक है जी। तो महायान कौन होते हैं, तो ये बौद्ध धर्म की नई परंपरा है। बौद्ध धर्म की नई परंपरा हम महायान को कहते हैं। इसमें गौतम बुद्ध को भगवान माना जाता है और मूर्ति रूप में इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। 3 पॉइंट ही मेन है। इसमें विश्वास किया जाता है कि जो गौतम बुद्ध है वो मुक्ति दिलवा सकते हैं, ऐसा ये मानते हैं। हीनयान की बात करें तो ये बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा है, पुराने समय से चली आ रही है। गौतम बुद्ध को इंसान मानते हैं, मूर्ति रूप में गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करते और निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे कि इसमें मानते हैं कि गौतम बुद्ध ही उनको मुक्ति दिलवा सकते हैं, लेकिन इसमें यह माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से ही मुक्ति
मिल सकती है ना। ये लोग पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलते हैं, यानी कि जो भी इनके गुरु ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते पे ये चलने का काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये महायान और हीनयान के बारे में पॉइंट्स हो गए। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अल बिरूनी के किताब उल हिंद की विशेषता बताइए। ठीक है, देखो अल बिरूनी ने, आपको पता है अल बिरूनी जो है वो 11वीं सदी में आया था, उज्बेकिस्तान से आया था और किताब उल हिंद की रचना की थी, है ना। किताब उल हिंद की भाषा की मैं बात करूं तो अरबी भाषा में लिखी गई थी, भाषा सरल और एवं स्पष्ट थी। अध्याय की बात करूं तो 80 अध्याय थे इसमें। कितने अध्याय थे भाई? 80 अध्याय थे और अनेक विषयों पर इसमें चर्चा की गई थी, जैसे कि खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथा, जाति प्रथा, माप तौल, है ना, मूर्तिकला, कानून, ठीक है, विज्ञान, इन सारे विषयों पे इसका वर्णन किया गया। और एक जो पुस्तक था पूरी तरीके से, इसका जो किताब है वो किताब उल हिंद जो है 80 अध्यायों में बटा हुआ था। लिखने की शैली क्या थी, किस तरीके से अपने किताबों मतलब लिखा करता था, तो सबसे आरंभ में एक प्रश्न करता था, वो एक प्रश्न होता था, उसके बाद एक संस्कृतिवादी परंपरा का वर्णन, एक संस्कृति का वर्णन, और फिर एक संस्कृति की तुलना दूसरे संस्कृति के साथ करता था। ठीक है, तो ये इसकी विशेष शैली थी, जिस शैली में ये अपने पूरे ग्रंथ को इसने लिखा है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? अल बिरूनी को भारतीय इतिहास को समझने में कौन कौन सी बाधाएं आई, इन समस्याओं का समाधान उसने कैसे किया, है ना। जब अल बिरूनी 11वीं सदी में आया था तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा भारत को समझने में। उन समस्याओं को बताना है और उन समस्याओं का समाधान उसने कैसे ढूंढा, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा की बात करो। अल बिरूनी की सबसे पहली समस्या भाषा की थी। भारत के सारे ग्रंथ जो थे संस्कृत भाषा में लिखे थे। इसको कौन सी भाषा का सबसे अच्छा नॉलेज था? अरबी भाषा का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो इस वजह से भारतीय ग्रंथों को समझना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि संस्कृत भाषा को उतने अच्छे से नहीं समझ पाता था। इसके अलावा धार्मिक अवस्थाओं में यहाँ पे विभिन्नताएं थी, प्रथाओं में विभिन्नताएं थी। यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते थे, है ना। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जाति और धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते थे, तो इनको समझना, मतलब इनको समझना भी बहुत ही मुश्किल काम था इसके लिए। साथ ही कहां पे था मैं, हाँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? अभिमान। अभिमान यानी कि भारत के लोगों को थोड़ा सा, मतलब कहता है कि भाई भारत के लोगों में थोड़ा सा अभिमान था, कुछ पूछने पे वो बताते नहीं थे, है ना। तो ये 3 समस्याएं थी। इन समस्याओं पर विजय हासिल कैसे किया? तो उसने भारतीय ग्रंथों का विश्लेषण किया पूरी तरीके से। हमारे जो ग्रंथ है, जैसे कि वेद है, पुराण है, भगवत गीता है, पतंजलि की कृति है, इन ग्रंथों पर ही आश्रित रहा, जिससे कि वो भारतीय इतिहास को समझ सके, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जुटा सके। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 25। अब 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अल बिरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण दीजिए, मतलब विवरण कीजिए। अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था का वर्णन कैसे किया है ना। तो अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था को समझाया है प्राचीन फारस के 4 सामाजिक वर्गों के आधार पे, कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्ग थे, जिसमें पहले नंबर पे घुड़सवार और शासक, दूसरे नंबर पे भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित। चिकित्सक को मत बोलना भाई, सिर्फ भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है खगोल शास्त्री, चिकित्सक और अन्य वैज्ञानिक, ये तीसरे वर्ग में थे, और कृषक और शिल्पकार ये चौथे वर्ग में थे। ठीक है, लेकिन जो भारत में, ये तो प्राचीन फारस के 4 सामाजिक वर्गों की बात कर दी, लेकिन भारत में क्या था, जो हमारी ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उसमें अपवित्रता की मान्यता प्रचलित थी। मतलब कि कुछ लोगों को बिल्कुल अपवित्र माना जाता था, बिल्कुल हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता का विरोध किया। उसने बोला कि अगर कोई भी वस्तु अपवित्र हो जाए तो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है। जैसे कि जो सूर्य की रोशनी है वो हवा को स्वच्छ कर देती है, नमक जो है वो समुद्र के पानी को साफ कर देती है। इस तरीके से कोई भी चीज अपवित्र हो जाए ना, तो उसको पुनः जो प्रकृति हो पवित्र कर ही देती है। यानी कि जो जाति के अंदर जो अपवित्रता की मान्यता है ना, जाति के अंदर जो अपवित्रता की मान्यता है वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है, ये बात उसने बताई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को व्यापक अवसरों होगा भाई, अवसर, ठीक है, अवसरों से भरपूर पाया। कथन को स्पष्ट कीजिए।
या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर की क्या विशेषता थी। इब्न बतूता जो है वो आपको पता है 14वीं सदी में भारत की यात्रा करने आया था और खास करके भारतीय शहरों के बारे में, यहाँ की संचार प्रणाली का बड़ा ही सुंदर वर्णन भाई साहब ने किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शहर की बात कर लेते हैं, है ना। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या क्या बताया है, तो उसने बताया है कि भारत के जो शहर थे उन लोगों के लिए अवसरों से भरे हुए थे जिनके पास इच्छा शक्ति, साधन और कौशल मौजूद था। ये शहर घनी आबादी वाले होते थे और समृद्ध थे, परंतु युद्ध की वजह से कभी कभी नष्ट हो जाते थे, है ना। आगे देखो, इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा लगता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाले सड़क तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो कि अनेक वस्तुओं से हमेशा भरे रहते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था, सबसे विशाल आबादी वाला शहर बताया था, और साथ ही साथ दौलताबाद भी कम नहीं था भाई, हर मामले में दिल्ली को टक्कर दिया करता था, ठीक है, दिल्ली को चुनौती दिया करता था, है ना। बाजार मात्र क्रय विक्रय का ही केंद्र नहीं था, बाजार जो था वो मात्र क्रय विक्रय का केंद्र नहीं था, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी होता था, ठीक है, शहर का बाजार। और शहर के बाजार में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था, साथ ही साथ कुछ स्टेज वगैरह बनाए जाते थे जहां पे नर्तक है, संगीतकार है, कोई कलाकार है अपना प्रदर्शन कर सकता था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि भारत के जो शहर थे इतने ज्यादा समृद्ध क्यों थे, क्या कारण थी। तो एक तो भाई भारत की कृषि जो थी वो बहुत अच्छी थी, ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि होती थी वो बहुत अच्छी थी और खेती की वजह से शहरों को भी काफी ज्यादा मुनाफा होता था, है ना। व्यापार, दूसरा कारण बता रखा है व्यापार, जो भारत जो था उस समय एशियाई व्यापार तंत्र से जुड़ा हुआ था और भारत के जो सामान थे उसका डिमांड विदेशियों में बहुत ज्यादा था और व्यापारी लोग, शहर खास करके शहर के व्यापारी जो थे वो इन व्यापार से बहुत मुनाफा कमाते थे। इसके बारे में बता रखा है, इस 2-3 पॉइंट में इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, एक बार इसको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना आप सभी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सब कुछ ओके है, बिल्कुल। चलो तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्नियर भूमि पर राज्य के स्वामित्व को विनाशकारी क्यों मानता है। फ्रांसवा वर्नियर की बात हो रही है, 17वीं सदी में आया था, फ्रांस से यात्रा करने आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो राजकीय भू स्वामित्व है उसको ये विनाशकारी क्यों मानता है, ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि वर्नियर के अनुसार भूमि पर राजशाही स्वामित्व के राज्य और समाज के लिए हानिकारक परिणाम थे, कथन को सिद्ध कीजिए, ठीक है। मतलब वही बात आपको बताना है कि किस तरीके से ये वर्नियर ने राजकीय भू स्वामित्व की बुराई की, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, भू स्वामित्व 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी को मालूम है ना। भू स्वामित्व 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। भू स्वामित्व 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है राजकीय, ठीक है, राजकीय, और दूसरा होता है निजी, ठीक है। राजकीय में क्या होगा, भूमि पर किसका हक होगा, सरकार का, या फिर पुराने समय की बात कर रहे तो राजा का होगा। निजी में किसका होगा, आम लोगों का हक होगा जमीन पे, है ना, लोगों का। तो जहां से फ्रांसवा वर्नियर आया था वहां पे निजी भू स्वामित्व का प्रचलन था। भारत में मुगल काल में राजकीय भू स्वामित्व का प्रचलन था, यानी कि पूरे भूमि का जो मालिक था वो मुगल बादशाह होता था, मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट क्या करता था, इन जमीनों को अपने सगे संबंधी लोगों में, अपने अमीरों के बीच में बांट देता था, जिससे कि फ्रांसवा वर्नियर कहता है कि इसका बहुत ही विनाशकारी परिणाम देखने को मिल रहा था। देखो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भाई आगे यहाँ पे, विनाशकारी परिणाम कैसे कैसे देखने को मिल रहा था। तो वर्नियर का तर्क था कि राजकीय भू स्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को जमीन नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो जमीन को बेहतर करने के लिए, उत्पादन को बेहतर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते, है ना। निजी भू स्वामित्व के अभाव के कारण बेहतर भूधारक वर्ग का विकास नहीं हो पा रहा, इससे कृषि का विनाश हो रहा है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, समाज के सभी वर्गों का जीवन पतन के कगार पे आ चुका है, और इन सबका एक ही कारण है, राजकीय भू स्वामित्व। वर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का समाज बताता है, दरिद्र, कि यहाँ के सारे लोग दरिद्र हैं, जनसमूह बताता है। अमीर शासक के अधीन गरीबों में और गरीब और अमीरों के बीच में मध्यम वर्ग कोई नहीं है भाई, मध्यम वर्ग का कोई यहाँ पे स्थिति का कोई व्यक्ति है ही नहीं, है ना। मध्यम वर्ग का अभाव है भारत में, मिडिल क्लास का कोई है ही नहीं लोग, ठीक है। मुगल साम्राज्य को किस नजरिए से देखता है वर्नियर, वो बताता है कि यहाँ के राजा जो है वो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है। शहर और नगर खराब हवा से दूषित है ना, इसके खेत जो है वो झाड़ीदार और घातक दलदलों से भरे हुए हैं, और इन सबका केवल एक ही कारण है
राजकीय भू स्वामित्व, ये सब राजकीय भू स्वामित्व की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए? इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए भाई? ठीक है जी, कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए, क्या क्या बताया दास प्रथा के बारे में, दास व्यवस्था के बारे में? तो वो बताता है कि भारत में ना बाजार में दासों को, दास मतलब गुलाम, गुलामों के बारे में क्या क्या बताया, उनकी स्थिति कैसी थी उसके बारे में क्या बताया। तो वो बताता है कि दासों को ना किसी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बाजार में खरीदा जाता था, बेचा जाता था, गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो वहां के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, जब वो सिंध पहुंचा तो सिंध पहुंचने के बाद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट के रूप में घोड़े, ऊंट और दास खरीद लिए उसने। ठीक है जी, भेंट देने के लिए, एग्जाम्पल दे रहा है कि भेंट के तौर पे आप दासों को दे सकते थे। जब वो मुल्तान पहुंचा तो वहां के गवर्नर के लिए किशमिश, बादाम के साथ एक दास और घोड़े खरीद के भेंट में दे दिए, है ना। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल देता है जिससे कि दासों की स्थिति के बारे में हमें पता चलेगा। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक की बातों से इतना प्रसन्न हुआ कि उसको 1 लाख टके और 200 दास दान में दे दिए, है ना। तो इससे ये पता लगता है कि भाई दासों को किस तरीके से भेंट में दिए जा रहे हैं। इब्न बतूता बताता है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ सदस्य संगीत और गायन में निपुण थी। मतलब दासिया जो थी ना, कुछ दासिया संगीत और गायन में निपुण थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की शादी हुई ना तो वहां गया था वो, इब्न बतूता गया था और बहुत मजे लिए उसने, मतलब बहुत मजा आया उसको डांस वांस देख के दासियों का। ठीक है, सुल्तान अपने अमीरों पर, अपने अधिकारियों पर नजर रखने के लिए भी दासियों की नियुक्ति करते थे। दासों को सामान्य घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। जो दास होते थे, दासियों को कहीं ना कहीं नाच गाने के लिए रख लिया या फिर घर के काम के लिए भी रखते थे। और कई बार दासियों को ज्यादा सैलरी मिलती थी, आगे लिखा भी आप देखेंगे यहाँ पे कि दासियों को कई बार ज्यादा सैलरी मिलती थी दासों की तुलना में, जो घरेलू कामकाज में ज्यादा निपुण होती थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों द्वारा चलाई गई भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई वो तमिलनाडु से हुई थी, है ना। और तमिलनाडु के हमारे दो संत थे जिन्होंने सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, है ना। ठीक है, 2 संत कौन से थे भाई? 2 संत के नाम बताओ। तो सबसे पहले अलवार है, अलवार, और दूसरे नैनार। ठीक है, अलवार आपको पता है ये विष्णु के भक्त है ना, विष्णु के भक्त है हमारे। ठीक है, विष्णु भक्त थे। और ये हमारे जो थे वो नैनार, वो शिव भक्त है। ठीक है, विष्णु। ठीक है, ये विष्णु की आराधना करते थे। तो देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको मेंशन किया हुआ है कि अलवार जो थे वो विष्णु भक्त थे, नैनार शिव भक्त थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे और अपनी इष्ट देवता के स्तुति में भजन गाते थे। भजन गाते हुए, ढोल बोल बजाते हुए क्या करते थे? अपने धर्म का प्रचार करते थे। यात्रा के दौरान इन्होंने कुछ पावन स्थल को अपने देवता का निवास स्थान घोषित कर दिया और बाद में वहां पे क्या बना दिए गए? विशालकाय मंदिर, और वो जगह क्या बन गए? तीर्थ स्थल बन गए। ठीक है, संत कवियों के भजनों को यहाँ अनुष्ठानों के समय यानी कि पूजा पाठ जब होता था तो इन मंदिरों में जो फेमस इनके जो संत होते थे उनके भजनों को गाया जाता था। उनकी प्रतिमा को भी यहाँ पे स्थापित किया गया था, प्रतिमाओं की पूजा भी की जाती थी। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, मतलब आगे क्या है? किन परंपराओं में स्त्री और निम्न वर्गों को भी स्वीकार किया गया था? क्योंकि अलवार नैनार संतों ने स्त्रियों और निम्न वर्ग को भी अपनी परंपरा में शामिल किया था। इसमें सभी वर्ग के लोग आ सकते थे, ब्राह्मण थे, शिल्पकार थे, किसान थे, अस्पृश्य थे, सभी वर्गों को जगह मिला था इसमें। ठीक है जी, इन संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता का विरोध किया था। जो समाज में जो जाति व्यवस्था जो है और जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था समाज में, उसका खुल के विरोध किया इन्होंने, है ना। और इसके अलावा इन्होंने अपना एक ग्रंथ भी लिखा था, खुद का ग्रंथ, जिसको हम नलाइरा दिव्य प्रबंधम बोलते हैं। अलवार संतों ने इसकी रचना की थी, है ना। और इसको संस्कृत के जो हमारे 4 वेद है, 4 वेदों के समान बताया गया और इस वजह से इस परंपरा को सम्मानित भी किया गया है। तो नलाइरा दिव्य प्रबंधम का नाम जरूर लेना आप लोग। और इसके अलावा इसमें स्त्रियां भी शामिल थी भाई, इसमें महिलाएं भी शामिल थी, जैसे कि अंडाल जो कि विष्णु भक्त थी, है ना, और स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानती थी और
प्रेम भावनाओं को इसने अपने छंदों में व्यक्त किया था। कैसे व्यक्त किया? छंदों में, ठीक है। और करेकाल अम्मैयार की बात करूं तो करेकाल अम्मैयार जो थी, करेकाल अम्मैयार नाम बड़े खतरनाक है, नलाइरा दिव्य प्रबंधम करेकाल अम्मैयार, याद रखना पड़ेगा भाई आप लोगों को नाम। ये शिव भक्त थी, शिव को पाने के लिए घोर तप किया था भाई इस महिला ने, घोर तप किया, और पता नहीं शिव मिले कि नहीं मिले वो तो भगवान ही जाने। बाकी चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 31वां, ठीक है जी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में इस्लाम लोक प्रचलन में किस प्रकार आया? मतलब कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, किस तरीके से इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ भारत में, ये आपको बताना है। या फिर इस्लाम धर्म की उन विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए जिसकी मदद से यह धर्म पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। या फिर इस्लाम के 5 स्तंभ अथवा आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं? ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन में आपको इस्लाम धर्म के कहीं ना कहीं सिद्धांत के बारे में ही बताने हैं। 5 सिद्धांत आपको यहाँ पे लिखने हैं। थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में आप बता दो कैसे कैसे भारत में आया। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि 11वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ था, है ना, अरब सेनापति था, सिंध को जीता था, और फिर इस्लाम धर्म का तेजी से भारत में आगमन हुआ। 13वीं सदी में तुर्कों ने और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली, यहाँ भी ये सारे इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं 16वीं सदी में मुगल वंश की स्थापना हुई, इस समय भी तेजी से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, है ना। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और फिर धीरे धीरे ये जो इस्लाम धर्म है वो आम नागरिकों में, लोगों में, जैसे कि किसान है, शिल्पकार है, आम नागरिक, योद्धा है, व्यापारी है, सब में फैलने लगा। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा 5 सिद्धांतों का। ये 5 सिद्धांत आपको हर हाल में लिखना है। इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत होते हैं ना, जैसे कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है यानी कि संदेश वाहक है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए यानी कि गरीब लोगों को दान देना चाहिए, रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए, और हज के लिए कहाँ जाना चाहिए भाई? मक्का जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत भी आप जरूर लिखेंगे, तब जाके आपका आंसर जो है वो कंप्लीट होगा। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं बच्चों को, ध्यान से समझो। देखो क्या लिखा है, इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विशेष शक्तियों, विशेष नहीं होगा, विशेष शक्तियों के विरुद्ध सूफी मत का विकास कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या बताना है जी? इसमें आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से सूफी मत का विकास हुआ। सूफी मत के विकास के बारे में यहाँ पे आपको समझाना है। और अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सूफी मत का विकास का वर्णन कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो सूफी मत का विकास कैसे हुआ आप सभी को पता है। सबसे पहले आप सूफी शब्द का अर्थ बता सकते हो। सूफी जो है इसको हम इस्लामी शब्द में, जो अरबी शब्द है उसमें तसव्वुफ बोलते हैं, है ना। तो कुछ लोग इसको मतलब सूफ से, इसका जो सूफी शब्द है उसको, उसका होता है किससे मानते हैं? सूफ से मानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? ऊन, है ना जी। और कुछ ऐसे सूफी शब्द कुछ ऐसे संतों के लिए यूज किया जाता है जो कि ऊनी वस्त्र पहनते थे, है ना। तो यहाँ पे वैसे हमने प्रॉपर आंसर लिख रखा है, यही आंसर आप लिख के आ जाना, आपको नंबर मिलेगा। देखो क्या होता है, कुछ लोगों का, कुछ जो संत होते हैं उनका ना रहस्यवाद और वैराग्य के प्रति झुकाव बढ़ता है, इनको हम सूफी संत कहते हैं। रहस्यवाद का मतलब होता है ईश्वर में ज्यादा से ज्यादा आराधना करने के लिए लीन हो जाना, और वैराग्य मतलब कि दुनिया के मोह माया से दूर हो जाना। तो ये रहस्यवाद और वैराग्य है। तो इसके प्रति कुछ लोगों का झुकाव बढ़ा, उसको हमने सूफी संत बोला। इन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करना शुरू कर दिया। जो भी इस्लाम धर्म की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। कुरान और सुन्ना, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के व्यवहारों का वर्णन किया गया है ना। और जो मतलब कहीं ना कहीं जो उलमा की जो व्याख्या की जाती थी, उलमा द्वारा जो कुरान की व्याख्या की जाती थी उसका इन्होंने जम के विरोध किया था। ठीक है, उलमा जो कुरान की व्याख्या करते थे उसका विरोध किया, और खुद अपने निजी अनुभवों के आधार पे इन्होंने कुरान की व्याख्या की थी। ठीक है, उन्होंने मुक्ति के प्रति ईश्वर की भक्ति और आदेश का पालन करने पर बल दिया। इन्होंने बोला कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति बहुत ही जरूरी है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान ए कामिल बताया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंसान ए कामिल यानी कि एकदम परफेक्ट इंसान, जिसमें कोई कमी ना हो, ऐसा बताया। और उनके अनुसार पैगंबर एक इंसान थे और लोगों को उनके द्वारा दी जाने वाले उपदेशों को मानना चाहिए। ये बात सूफी संत कहा करते थे लोगों को। ठीक है, आ रही है बात समझ में?
देखो आगे क्या लिखा है कि सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। उन्होंने उलमा के विचारों का विरोध किया। 11वीं शताब्दी आते आते तक जो सूफीवाद जो है वो बहुत ही फेमस आंदोलन बन गया। एक तरीके से इन्होंने खुद के क्या स्थापित किए भाई, खुद के खानकाह स्थापित किए, है ना। खानकाह में रहते थे सूफी संतों ने, खानकाह वगैरह बनाने शुरू कर दिए और यहीं पे रहते थे। खानकाह पर नियंत्रण किसका होता था, तो शेख का। शेख बोल दो, पीर बोल दो या फिर मुर्शीद बोल दो, एक ही बात है, इनका नियंत्रण होता था खानकाह के ऊपर। ठीक है जी। ये जो शेख होते थे क्या काम करते थे, तो अपने जो भी नए अनुयायी है उनकी भर्ती करते थे और अपने खलीफाओं की नियुक्ति करते थे। खलीफा यानी कि अपने धार्मिक नेता की नियुक्ति करते थे, है ना। बस यही सारे पॉइंट यहाँ पे आपके बता रखे हैं, इनको कर लेना बहुत है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह क्यों प्रसिद्ध थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती की बात हम कर रहे हैं, है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भी इनको हम बोल देते हैं। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही फेमस थी, है ना। ये दरगाह फेमस थी शेख की सदाचारिता की वजह से, सदा विचार, सदा जीवन, मतलब जो सादा जीवन है जीते थे, इसके वजह से। अल्लाह पर इनका जो विश्वास था, यानी कि धर्मनिष्ठ, यानी कि अल्लाह में जो इनका विश्वास था, और जो इन्होंने अपने वारिसों की नियुक्ति की थी, और राजसी मेहमानों द्वारा जो इनको आश्रय मिला हुआ था, यानी कि जो सपोर्ट मिलता था, किससे, इनको मेहमानों से, जो बहुत सारे जो सुल्तान थे जो सपोर्ट इनको देते थे, उसके वजह से इनकी दरगाह बहुत ही फेमस थी। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ आने वाला पहला सुल्तान था। शेख की मजार पर पहली इमारत गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में बनवाई थी। और ये दरगाह एक और कारण से फेमस था कि ये दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। इस वजह से लाखों के, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते थे। अकबर यहाँ पे 14 बार आया था, कभी पुत्र की प्राप्ति पे, कभी युद्ध में जीत के बाद यहाँ पे आता था, है ना, आशीर्वाद लेने। शेख के आशीर्वाद जीतने के बाद शेख का आशीर्वाद लेने आ गया, कभी पुत्र के जन्म पे आ गया, कभी उसका कोई संकल्प पूरा हो गया तब आ गया, है ना। 1568 में इसने क्या किया था, तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए एक विशाल देंग भेंट में दिया था, मतलब एक बहुत बड़ा जो भगोना होता है वो भेंट में दिया था। दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी इसने बनवा दी थी। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। देखो एक दो क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा यहां से, कबीरदास जी के बारे में ना। देखो कबीरदास जी की शिक्षा बहुत ही आसान है, बस शिक्षा मैं बता देता हूं क्योंकि इसमें लगभग इस पीडीएफ में 38 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन को स्किप करूंगा, 35 के आसपास ही हम रखेंगे। एक दो क्वेश्चन हमारा स्किप रहने वाला है, जिसमें मैं इस क्वेश्चन को स्किप ही मानूंगा क्योंकि शॉर्ट पॉइंट में आपको बता देता हूं। कबीरदास की बस शिक्षा आप करके जाओ, इसमें से कबीरदास की बस शिक्षा करके जाओ। इसमें आप बताओ कि कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था, जो धर्म में जो कमियां थी उसका विरोध किया था। हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों में जो भी कमियां थी उसका इन्होंने विरोध किया। जातिगत भेदभाव का विरोध किया था। आपसी भाईचारे को कबीरदास जी ने बढ़ावा दिया था, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप कबीरदास जी के जो शिक्षा वाले पॉइंट है ना, बस शिक्षा वाले पॉइंट को आप करके जाना। ये देखो निर्गुण भक्ति का प्रचार दे रखा है, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था। ठीक है, नाम सिमरन मतलब कि हरि के नाम के जाप की बात की, जातिगत भेदभाव का विरोध किया, धर्म के जितने भी बाहरी आडंबर होते हैं उसका विरोध किया था, आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया था। ये सारे पॉइंट्स आप करके जाना, जरूर करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूं, आप लोग खुद कर लेना। और हम्पी के इतिहास की रचना किस प्रकार हुई, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद कर लेना। बाकी क्योंकि 38 क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन आपको मैं समझाने वाला हूं आगे, टेंशन मत लो। इतिहास, हम्पी के इतिहास की रचना किस प्रकार से की गई, ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर के लिए, वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए मैंने इस पीडीएफ में ऐड कर रखा है। पर मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद से ही करें, 2 क्वेश्चन को खुद से करें, नहीं तो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि भैया ने 35 क्वेश्चन बोले थे और 38 क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप खुद कर लेना। बाकी मैं अब जो क्वेश्चन बताऊंगा 2-3 उसको ध्यान से समझो। अब जो मैं 2-3 क्वेश्चन बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझो। बहुत ही मिड टर्म के लिए तो भाई मैं कह रहा हूं कि ये आएगा, दिखेगा, आपने पेपर में जरूर दिखेगा। मिड टर्म के लिए मेरे को लगता है क्योंकि पेपर का पैटर्न जो आसान बन रहा है ना, उस हिसाब से 36वां क्वेश्चन आपके पेपर में दिखने वाला है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेव राय का क्या योगदान था तथा विजयनगर साम्राज्य के पतन किस प्रकार हुआ, है ना। तो मैं सिर्फ आपको ये वाला पार्ट समझाने वाला हूं,
चलो दोनों ही समझा देता हूं, कोई नहीं, टेंशन मत लो आप, दोनों ही समझा देता हूं। विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेव राय का क्या योगदान था? तो सबसे पहले आपको पता है कि कृष्णदेव राय, जो हमारे कृष्णदेव राय है, इनका संबंध तुलुव वंश से था, है ना, तुलुव वंश से था इनका संबंध, ठीक है। 1509 से 1529 इनका शासनकाल रहा, ठीक है। कृष्णदेव राय ने क्या किया, बहुत ज्यादा विस्तार में बहुत ज्यादा योगदान दिया विजयनगर की। इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ और ये बहुत ही सुदृढ़ हो गया, साम्राज्य बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि 1512 में इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को जीता। 1514 में उड़ीसा के शासकों को हराया, उनको उड़ा दिया, उड़ीसा के शासकों को उड़ा दिया। 1520 में बीजापुर के सुल्तानों को मिटा दिया, उनको भी हरा दिया। राज्य में शांति और समृद्धि की स्थापना की इन्होंने, ठीक है जी। आगे देखो, इन्होंने बेहतर मंदिर बनवाए, उन मंदिरों में गोपुरमों को जुड़वाया, गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वारों को जुड़वाया। इन्होंने अपनी मां के नाम पर एक उपनगर की स्थापना करवाई, जिसका नाम था नगलपुरम, है ना, नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना करवाई। इनकी मां का नाम था नगला देवी, तो इन्हीं के नाम पे नगलपुरम नामक राज्य की स्थापना करवाई। अब देखो विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद कोई भी राजा बचा ही नहीं जो कि साम्राज्य को सही से चला सके। 1529 में इनकी मृत्यु हुई और उसके बाद यह साम्राज्य पतन होने के कगार पे आ गया, क्योंकि कोई योग्य राजा इनको इस साम्राज्य को मिला नहीं। गिरह युद्ध हुआ, जो विजयनगर के जो उत्तराधिकारी थे और जो नायक थे, खास करके जो नायक वहां के थे, उनके बीच में आपसी संघर्ष चलने लगा, है ना। तालीकोटा का युद्ध हुआ। देखो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। और इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा तीनों जगह की सेना ने मिलके बहुत मारा भाई विजयनगर की सेनाओं को और तबाही मचा दी, पूरा मतलब खत्म ही कर दिया इस साम्राज्य को, ठीक है जी। राम राय की गलत नीति, भाई चलो हटाओ, इस पॉइंट को पढ़ लेना आप लोग खुद, एक पॉइंट तो खुद पढ़ सकते हो। सत्ता में लोगों की भागीदारी का ना होना, है ना, सत्ता में लोगों की भागीदारी का ना होना, यानी कि सत्ता में लोग जो थे वो हिस्सेदारी नहीं लेते थे। राजा निरंकुश हो चुका था, अपनी मनमानी करता था। जब युद्ध हुआ तो लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन वाले पॉइंट्स बहुत कम चांस है, मतलब कृष्णदेव राय वाला जो बताया है 100% आता है पेपर में। विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ नहीं आता पेपर में, इसीलिए मैंने तेजी में उड़ा दिया है उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य के जल संपदा तथा किलेबंदी की व्याख्या कीजिए। किलेबंदी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है ना। सबसे पहले जल संपदा की बात करूं तो यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के बारे में आपको बताना होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य के भौगोलिक स्थिति के बारे में चौंकाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, तुंगभद्रा नदी पर निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, मतलब एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ है तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है। देखो जो तुंगभद्रा नदी के आसपास का पूरा एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, यहाँ से घिरा हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों से क्या बह के आता है? जलधाराएं, बहुत सारी जलधाराएं बहकर आती है, ठीक है, बहुत सारी क्या बहकर आती है? जलधाराएं। इन जलधाराओं के साथ क्या बनाया गया है? बांध, अलग अलग आकार के बांध बनाए गए। उन बांधों के माध्यम से पानी को हौज में लाया जाता है, बड़े बड़े आकार के हौज बनाए गए। हौज में पानी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, और फिर जरूरत पड़ने पे पानी को इस्तेमाल में ला लिया जाता है। जब जरूरत पड़ेगी तो पानी को यूज में ला लेंगे, ठीक है। आगे आओ, पूरा जो भी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें लिखी है। देखो अगर हम महत्वपूर्ण हौज की बात करें तो महत्वपूर्ण हौज में आपको कमलपुरम जलाशय के बारे में बताना ही बताना है। कमलपुरम जलाशय जो है 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, और कमलपुरम जलाशय में जो पानी है उसका इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए तो होता ही होता था, साथ ही साथ राजकीय केंद्रों तक भी पानी को लेके जाया जाता था कमलपुरम जलाशय के माध्यम से, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण नहर की बात करें तो हिरिया नहर का भी याद रखना भाई। हिरिया नहर से क्या होता था? तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र को अलग करने वाली जो घाटियां हैं उनके सिंचाई के लिए होता था इसका इस्तेमाल, और संगम वंश के राजाओं ने इसका निर्माण, हिरिया नहर का निर्माण करवा रखा था, ठीक है। ये हो गया जल संपदा के बारे में। किलेबंदी की बात कर लेते हैं। तो किलेबंदी यानी कि साम्राज्य की रक्षा के लिए बहुत सारे किलों के माध्यम से, दीवारों के माध्यम से पूरे विजयनगर को घेरा गया था, जिसमें फारस का एक शासक जो था उसने अपने एक राजदूत जिसका नाम था अब्दुल रजाक, है ना, अब्दुल रजाक को भारत में भेजा था। तो ये भारत में जो मतलब जो हमारे
कालीकट आया था, साउथ में आया था ये। और विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी को देख के ये बहुत ही प्रभावित हुआ था और किलेबंदी की टोटल 7 पंक्तियों का, 7 दीवारों का वर्णन इसने किया है। किलेबंदी की दीवार से न केवल शहरों को बल्कि कृषि और आसपास के जंगलों को भी घेरा गया था। बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ी क्षेत्रों को मतलब जोड़ता था और ये विशाल राजगिरी संरचना थी, मतलब पूरी तरीके से राजगिरी जो पत्थर होते हैं उससे ये किलेबंदी की गई थी। और थोड़ा सा ये जो आकार था वो सुंडाकार था, सुंड के जैसा, जैसे हाथी का सुंड होता है ना, ऐसा आकार था इसका। जोड़ने के लिए किसी भी गारे या फिर ऐसा तत्व यूज नहीं किया गया जिससे कि पत्थरों को जोड़ा गया हो। पत्थर बल्कि ऐसे आकार के थे जो कि खुद आपस में जुड़ जाते थे, मतलब टिके रहते थे, जिसको हम फनाकार बोलते हैं। पत्थरों का आकार कैसा था? फनाकार, जो आपस में एक दूसरे से चिपके रहते थे, हटते नहीं थे और ये मजबूती प्रदान करता था दीवारों को। ठीक है जी, आगे आ जाओ। देखो, दीवारों के अंदर का भाग जो था वो मिट्टी और मलबों के मिश्रण से बना था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज जो थे वो बाहर की तरफ निकले होते थे, है ना। पहली और दूसरी और तीसरी दीवार के बीच में जुटे हुए खेत, बगीचे और आवास थे। ये बात कौन बोलता है? डोमिंगो पेस बोलता है। पेस भाई साहब हमारे बोलते हैं, पेस, ठीक है, जो कि पुर्तगाल से ही आया था। तो ये बताता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच में जुटे हुए खेत, बगीचे और आवास मौजूद थे। दूसरे किलेबंदी से नगरीय केंद्रों के आंतरिक भागों को घेरा गया था और तीसरी किलेबंदी से शासकीय केंद्रों को घेरा गया था। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। अब देखो, किलेबंदी करने का मेन पर्पस क्या होता था, क्यों किलेबंदी की जाती थी, किलेबंदी करने का मेन रीजन क्या हो सकता है ना। तो किलेबंदी करने का मेन पर्पस होता था अपने दुश्मनों को खाद्य सामग्री से वंचित करके रखना। जो दुश्मन है, मतलब किलेबंदी का तो मेन पर्पस तो वैसे सुरक्षा करना है, लेकिन खेतों की किलेबंदी क्यों की जाती थी? खेतों की किलेबंदी का मेन पर्पस क्या होता था? देखो, खेतों की किलेबंदी का मेन पर्पस था अपने दुश्मनों को खाद्य सामग्री से वंचित रखना, क्योंकि पुराने समय में युद्ध बहुत लंबे समय तक चलते थे। अगर खेतों को चारों तरफ से किलेबंद कर दिया जाएगा तो दुश्मनों को खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी। जंगलों की भी किलेबंदी हो जाएगी तो जंगलों से भी कुछ नहीं लेके आ पाएंगे और भूखे मर जाएंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे, भाग जाएंगे या तो, है ना। तो ये एक कारण था खेतों की किलेबंदी करने का। ठीक है, तो पुराने समय में बहुत लंबे समय तक ये किलेबंदी होती थी। देखो, किलेबंदी की एक और खासियत क्या थी कि इसमें जो किलेबंदी करते समय सुरक्षित प्रवेश द्वार भी बनाए जाते थे। निश्चित दूरी पे क्या होता था? प्रवेश द्वार बना होता था, ठीक है, ताकि आसानी से किलेबंदी के अंदर प्रवेश किया जा सके। और जो ये प्रवेश द्वार बनाए गए थे उस पे खूब नक्काशी वगैरह की गई थी, खूब सजाया गया था, गुंबद वगैरह बनाए गए थे, है ना। इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया था इनके ऊपर। जो भी मेहराब बनाए गए थे या फिर जो गुंबद बनाए गए थे उसका एक तरीके से सजावट के लिए इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट है और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन का आंसर की वीडियो खत्म हो जाएगी। विजयनगर साम्राज्य के नायकों पर एक टिप्पणी लिखी तथा अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। कैसे? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके ये वाला पार्ट। ऐसे अगर आएगा तो 8 में आएगा, लेकिन अमर नायक प्रणाली के बारे में 3 नंबर में भी और 8 नंबर में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो फोन स्विच ऑफ होने से पहले लगभग 1 घंटे 52 मिनट की वीडियो हो चुकी है भाई। फोन स्विच ऑफ भी होने वाला है, तो उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले नायकों के बारे में बात करेंगे, फिर अमर नायक। 2 टॉपिक है इसमें भाई, 2 चीजें पूछा है। नायक कौन थे? तो नायक होते थे सेना प्रमुख, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के सेवा हो गया, यहाँ पे सेना होगा, सेना प्रमुख को हम क्या बोलते हैं जी? सेना प्रमुख को बोलते हैं नायक, है ना। ये किले पर नियंत्रण रखते थे, इनके पास सशस्त्र समर्थन होता था, सैनिकों का एक ग्रुप होता था। ये आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमणशील रहते थे, घूमते रहते थे उपजाऊ भूमि की तलाश में। कई बार किसान भी इनको उपजाऊ भूमि दिलवाने में मदद करते थे। और ये कौन सी भाषा बोलते थे? तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। समझ गए? आसान था बहुत। अमर नायक प्रणाली, देखो भैया, अमर नायक प्रणाली जो थी ना, वो अमर नायक प्रणाली को हम क्या मानते हैं? अमर नायक प्रणाली को विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज मानी जाती है, क्योंकि ये प्रणाली कहां से ली गई? दिल्ली सल्तनत से। कहां से ली गई जी? दिल्ली सल्तनत में कौन सी प्रणाली थी? एकता प्रणाली। एकता प्रणाली बिल्कुल अमर नायक प्रणाली से मिलती जुलती होती थी। यहाँ पे एकतादार होते थे जिनको जमीन का टुकड़ा सुल्तान से मिलता था और उस पे वो टैक्स वैक्स वसूलते थे और फिर कुछ पैसे वैसे राजा को भेज देते थे। ऐसे काम करता था। तो देखो, अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिनको राय द्वारा क्या मिल गया? राज्य क्षेत्र मिल गया। ये किसानों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से भू राजस्व और
दूसरे कर वसूलते थे, वे राजस्व का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख लेते थे। घोड़े और हाथियों के जो दल होता था इनके पास, उसके रख रखाव के लिए भी पैसे वैसे रख लेते थे। और राजस्व का कुछ हिस्सा मंदिर बनवाने में, सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए भी खर्च कर देते थे। यह दल, मतलब जो अमर नायकों का दल था, ये युद्ध के समय विजयनगर के राजाओं को एक शक्तिशाली सैन्य सेवा भी प्रदान करते थे, है ना। अमर नायक जो है वो वर्ष में राजा को एक बार भेंट भेजता था और कभी कभी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए दरबार में भेंटों के साथ, खुद उपहारों के साथ, महंगे महंगे उपहारों के साथ खुद भी जाता था। ठीक है जी, आ रही बात समझ में, है ना। अब राजा क्या करता था भैया, राजा क्या करता था, राजा कभी कभी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता रहता था, ट्रांसफर करता रहता था। अगर अमर नायक एक जगह पे बहुत लंबे समय तक टिक गया ना, पूरे एरिया पे अपना कंट्रोल बना लेंगे, इसलिए राजा उनको अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करता रहता था। तो ये अमर नायक का टॉपिक हो गया। देखो इसमें ना दो मंदिरों के बारे में है, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसको भी एक बार आप लोग देख लेना, विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं। बाकी लगभग 35-36 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि मैंने इस चैप्टर से आप लोगों को करवा दिया है। भाई देखो, वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा दिया गया एफर्ट आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में बता देना, और मेरी पूरी टीम को सपोर्ट करो, क्योंकि हम सब आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आपके स्टडी में हम हेल्प कर रहे हैं, तो बस आप भी हेल्प करो। प्यार, मैंने बोला ना, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। और वो प्यार आप लोग कैसे दोगे, जब 2 घंटे नॉन स्टॉप बोलूंगा, एफर्ट लगाऊंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। सिर्फ आप अपना फायदा मत देखो, अपने दोस्तों को भी बताओ, इस चैनल के बारे में बताओ, है ना, उन तक भी वीडियो को शेयर करो, बस और कुछ नहीं। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।